तरिसमारम्भां जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अभी गुरुकुल के बारे में हम कुछ विचार कर रहे थे। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः लाने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है वैचारिक स्पष्टता। वो स्पष्ट हो जाए हमको कि ये शिक्षा का क्या महत्व है और अभी भी ये शिक्षा के बारे में कार्य हो सकता है, हम कर सकते हैं, इस शिक्षा को पुनः ला सकते हैं ये धरातल पर। तो जितना हमारा संकल्प दृढ़ होगा उतना ही कार्य सहज होगा। तो संकल्प की दृढ़ता बहुत जरूरी है। वो हम बार बार माता पिता को भी बताते हैं। काम नहीं करने के 100 कारण हो सकते हैं। मेरे पास आज क्या नहीं है वो गिनते बैठू तो 100 कारण मेरे ध्यान में आएंगे कि भाई मेरे पास तो पैसा होता या बड़ी कंपनियां होती या तो फिर बहुत कुछ भगवान ने दिया होता, राजा महाराजा के यहाँ में जन्मा होता, रिलायंस के यहाँ में गया होता तो मैं अवश्य गुरुकुल का कर सकता था। लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तो ये चीज होती है जो नहीं करने के कारण होते हैं हमारे पास और वो मिल जाते हैं हर एक को, और करने का कारण हर एक के पास होता है। तो जितनी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी उतना हम अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसके लिए वैचारिक स्पष्टता बहुत जरूरी है। राजेश्वर जी भी वही बता रहे थे कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम 9 बजे आ जाए। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, कम से कम हम इतना तो योगदान दे सकते हैं, अपनी वैचारिक स्पष्टता तो इतनी कर सकते हैं कि गुरुकुल के बारे में कम से कम मुझे 15 वाक्य 15 मिनट में बोल सकूं, उतनी जानकारी मुझे होनी चाहिए। आज दुख के साथ कहना पड़ता है, जो लोग गुरुकुल की बातें करते हैं या फिर कुछ कुछ विचार करते हैं उसमें भी वैचारिक स्पष्टता का बिल्कुल अभाव देखा जाता है। उनको भी कुछ सोचा नहीं होता है। ये तो किसी ने किया गुरुकुल तो चलो हमने भी कर दिया, और मेकोली को 2 गाली दे दी तो हम धन्य धन्य हो गए, क्योंकि हमको और कुछ करना नहीं है। मेकोले ने वहां बैठकर उसको पता था कि भारत में कितने विद्वान हैं, किस कोने में रह रहे हैं। ऐसे ही कोई काम नहीं होता है। स्कूलिंग सिस्टम ऐसे ही नहीं फैल गई, उसके ऊपर किसी ने प्रयत्न किया है, उसके ऊपर किसी ने काम किया है। क्रिश्चियनिटी ऐसी ही नहीं गई। अब ये पुरुषार्थशीलता है वो हमारे में नहीं, क्योंकि भारत भर में विद्वान है वो पता ही नहीं है किसी को। आज घर बैठे गुरुकुल शिक्षा का व्याख्यान है, लोग समाचार देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा भारत का बहुत विनाश हो गया है, कुछ करना चाहिए सबको मिलकर, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो ये तो बिल्कुल आसान है किसी का कह देना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो पहले देख। तो हर एक व्यक्ति को मैं ये कहूंगा कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को एक से एक बार समझे, उसको स्टेप बाय स्टेप समझे उसको, और धीरे धीरे अपने लेवल पर वो प्रयत्न करे कि हम अपना उत्तम से उत्तम क्या कर सकते। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि यार ये इतनी बड़ी व्यवस्था है तो उसमें मेरा योगदान कुछ ना कुछ होना चाहिए, मेरे कुटुंब का कुछ ना कुछ योगदान इसमें होना चाहिए, मेरे बच्चों का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। और बच्चे तो हम यहाँ पर गुरुकुल पे चाहे न पढ़े, लेकिन हम शिविर का भी आयोजन करेंगे। एक बार हमने हरिद्वार में भी किया था, उसमें आपको कम से कम भारतीय संस्कृति की पहचान बच्चों को करवानी ही है। तो भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना वो गुरुकुल का काम है। मुख्यतः से गुरुकुल का कार्य उसको जोड़ना, भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के साथ जोड़ना। और वो ऊपर ऊपर की बातों से वो नहीं होगा, वो किसी के व्याख्यान सुनने से, सीडीसी सुनने से नहीं होगा। उसमें आवेश आ जाएगा, लेकिन वो यदि मूल से जुड़ा होना चाहिए तो संस्कृत से जुड़ा होना चाहिए, अध्ययन पद्धति से जुड़ा होना चाहिए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा होना चाहिए। उसके लिए हमारा ये प्रयत्न है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसके साथ जोड़ सके। तो एक अंतिम जो एक आशा रह गई, जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को
नई पीढ़ी समझे और नई पीढ़ी उसमें संलग्न। तो ये मेरा आज का वक्तव्य का मुख्य जो कहना है मुझे, वो ये है कि अपनी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, वो हर एक व्यक्ति सोचे। अगला प्लान हमारा ये है, अभी धीरे धीरे खुल रहा है, संस्कृत आर्य गुरुकुलम का नया सत्र शुरू हो गया है। जो लोग माता पिता जुड़े हैं वो भी जान ले, उनको जो अपने बच्चों को लाना है वो जल्दी जल्द संपर्क करे हमारा, तो अपने बच्चों को इंटरव्यू के लिए लाए। जो नहीं आए हैं वो आ गए हैं, वो तो आ गए हैं, अभी उनका प्रवेश भी हो चुका है। इंटरव्यू में हम इस बार थोड़े बच्चों को लेने वाले हैं, तो वो आ जाए, फोन करें हमें, कल या परसों कभी भी कर सकते हैं वो गुरुकुल के लिए। और खास करके सारे भारत में हम आर्य बालशाला जो छोटे बच्चों के लिए होने वाले हैं, तो वो भी आप समझ ले कि 3 से 5 साल के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या आयोजन कर सकते हैं, वो सब के ऊपर क्या कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, ये इवेंट नहीं। गुरुजी हमेशा बताते हैं कि गुरुकुल ये इवेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। ये हर एक पल चलने वाली है, और धीरे 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 यदि हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुकुल से ही सभी व्यवस्थाएं खड़ी होगी, सभी व्यवस्थाएं मजबूत होगी, और जितनी हमारे वैचारिक स्पष्टता होगी उतना हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला हमको विचार करना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं कि सब जगह वो कर दे। ये बहुत लोग कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मूल का काम, भले थोड़े ही बालक तैयार हो लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो लीडर। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो इसके लिए गुरुकुल के लिए 3 बातें हमेशा गुरुजी बताते थे, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी हमेशा बताते थे कि जो बालक को धार्मिक अपना एक विद्या का, परंपरा का जो ज्ञान नहीं देता है, वो सबसे बड़ा घातक होता है बच्चों के संस्कार का। बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि बताया है अज्ञो वही भवति बालः पिता भवति मंत्र। माता पिता की ये पहली फर्ज है कि वो उसको ऐसे स्थानों के लिए रुचि रखाना, उसको बिठा कर भी उसको पढ़ाना। आज देखिए बच्चों को कैंसर हो जाए तो कितनी चिंता होती। आज हम कहे कि बच्चों को कैंसर है तो कितनी कितनी जगह पर जाकर आते माता पिता, धंधा दाव पर लगा देते हैं, बहुत कुछ अपना दाव पर लगा देते हैं। लेकिन वो बच्चा यदि सही रास्ते पर नहीं है, वो सही संस्कार पर नहीं है, वो सही वर्तन नहीं करता है, तो माता पिता आराम से बताते हैं अब उसका भाग्य है, क्या करे। वो मानता ही नहीं है, वो कुछ भगवान भगवान में मानता नहीं है, वो कुछ ऐसा कुछ पढ़ता नहीं है, अच्छा क्या करे। उसकी कोई चिंता नहीं है, वो आराम से धंधे पर बैठे और बता रहे वो तो भगवान भगवान की मर्जी आगे। कैंसर होता है तो ये नहीं बताते कि भगवान की मर्जी, तब वो बताते अच्छे से अच्छा उपचार करें। थोड़ी सर्दी हो गई तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को पकड़े, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो चिंता नहीं है, भगवान की मर्जी। शरीर की चिंता है, उतनी चिंता मन की या आत्मा की नहीं। जबकि शरीर बिगड़ेगा, कैंसर होगा तो एक जन्म का होगा, लेकिन मन और आत्मा बिगड़ गई तो जन्मों जन्म उसको खराब हो जाएगा। इसके लिए गुरुकुल शिक्षा का महत्व है। 1000 चिकित्सालय खुलेंगे, उससे ज्यादा महत्व का है एक गुरुकुल खुलेगा। क्योंकि चिकित्सालय कोई भी खोल सकता है, वो कोई भी, मतलब बहुत चिकित्सक है, वो काम ऐसा है जो बहुत लोग कर सकते हैं। गुरुकुल में इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो सबके बस की बात नहीं। आयुर्वेद कॉलेज में कदाचित आयुर्वेद सिखाया जा सकता है, लेकिन वो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से, ये गुरुकुल शिक्षा सिखाना, गुरुकुल का संस्कार सिखाना, वो कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से संभव ही नहीं है। इसके लिए हम ये कह रहे हैं सबको कि गुरुकुल पद्धति के ऊपर विचार करें, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में नॉलेज ले, जाने। हमने एक पुस्तक भी छापी है गुरुकुल शिक्षा पद्धति की, कितनी शिक्षा पद्धति, क्या लाभ होगा उससे, वो मैं बताता हूँ। आप घर पर बालकों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं। आप ये मत माने कि कोई गुरुकुल पे आएगा तो ही उसकी शिक्षा होगी। घर पर हम बहुत कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, उसका भी वर्ग हम अगले बार से लेने वाले हैं कि हम घर पे बच्चों को कैसे, क्या, किस रीत से उसको सिखाएंगे। दूसरा, आप किसी के संपर्क में आते हो तो उसको गुरुकुल
के विषय पे आप बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो, गुरुकुल व्यवस्था का महत्व बता सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा अवेयरनेस का। और जितनी जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतने उतने गुरुकुल शिक्षा का महत्व पता चलता जाएगा। केवल वो नारा लगाने से और केवल बातें करने से नहीं होगा, लेकिन बातें जरूरी होगी। तो इसके लिए हमको वैचारिक स्पष्टता चाहिए कि गुरुकुल क्या है। तो लीडर जहां तैयार होते हैं वो स्थान को गुरुकुल, जहां पर लीडर को तैयार किया जाता था। तो गुरुकुल भिखारी नहीं है, वहां के बच्चे गरीब नहीं है, नहीं गरीब रहते हैं, नहीं वो मांगते हैं, नहीं गुरुकुल मतलब एक धार्मिक संस्थान है कि चलो कोई धर्म का छोटा मोटा काम करता हो। धर्म उसका एक भाग है, एक अर्थ है, एक काम है, एक मोक्ष है। चार पुरुषार्थ जिससे सिद्ध होते हैं वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है। चारों चार पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए ऋषि मुनियों ने ये बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया है। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि वर्ल्ड के लोग यहाँ पर ये व्यवस्था को देखने के लिए आए। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पर सहज शिक्षण था, जहां पर शिक्षा व्यवस्था इतने विषय एक साथ पढ़ाए जाते, इतने विषय एक साथ सीखने संभव होते, और केवल विषय नहीं, जीवन के बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो शौच का ज्ञान है, जो हमारे जीवन का व्यवहार का ज्ञान है, वो गुरुकुल पे मिलता है। कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कहाँ विवेक रखना है, वो सभी बातें गुरुकुल पे सिखाई जाती। और वो बातें ऐसी है जो पुस्तक से नहीं अपितु जीवन को देखकर ही समझी जाती है, सीखी जाती है। तो इसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ये सारा ये लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन अभी का जो होगा वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो गया है, या तो फिर उसको बुक ओरिएंटेड एजुकेशन हो गया है कि कुछ बुकें पढ़ ली उसका कोर्स पूरा हो गया। हमको भी कहते हैं कि भाई कितनी आपके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में ये आता है कि आप कितनी बुक पढ़ाते हो वहां। ऐसे हमने आप लोगों को दिखाने के लिए 10 विषय रखे हैं और वो पढ़ाते हैं यहाँ, लेकिन उससे ज्यादा बहुत कुछ पढ़ाते हैं जो लिखा नहीं। जैसे रसोई में एक 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 रसोई कैसे बनानी, वनस्पति को पहचानना कैसे है, ऐसी बहुत सारी बातें। जीवन में व्यवहार कैसा करना है, वर्तन कैसा करना है, अपने आप के लिए कमिटमेंट कैसा रखना है, संकल्प कैसा रखना है, वो कैसे दृढ़ करना है, आदतें कैसे सुधारनी है। कि देर से उठता है कोई बच्चा गुस्से हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है, वो यूनिवर्सिटी नहीं पे वो बातें हम कह सके, उसको समझा सके। तो ये एक बात थी मेरी, बातों पर हम विचार करेंगे, हम उसके ऊपर संकल्प लेंगे कि गुरुकुल शिक्षा का कार्य करना है। तो इसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक होगा, कुछ कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक होगा। क्या क्या जानना आवश्यक होगा वो भी मैं बताता हूँ। खास करके हमारे गुरुकुल के नियम थोड़े जान ले। तो पहली कुछ उसमें मीथ से, जैसे गुरुकुल कोई कास्ट के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर कास्ट को वहां ज्यादा महत्व होता है, तो हमारे गुरुकुल पे कोई भी कास्ट का कोई बंधन नहीं, उल्टा है कास्ट पूछना ही मना है। तो कोई भी कास्ट का व्यक्ति यहाँ एडमिशन ले सकता है, कास्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये कोई कास्ट आधारित नहीं है। दूसरा ऐसा होता है कोई संप्रदाय वाला गुरु होता है कि संप्रदाय में किसी को संप्रदाय का कोई चलता है तो वो संप्रदाय के नियम वहां लागू होंगे, वो संप्रदाय के बालकों को लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ ये है कि शिक्षा व्यवस्था कोई भी भारतीय व्यवस्था पर व्यक्ति काम करता हो, और मूल व्यवस्था जैसे सुवर्ण प्राशन केंद्र चलाना, जैसे गर्भ संस्कार के केंद्र चलाना, उसके ऊपर प्रचार करना, स्वदेशी का कोई काम करना, तो ऐसे माता पिता के बच्चों को लेते हैं। संप्रदाय का कोई यहाँ विधि विधान नहीं, कोई भी संप्रदाय से ये गुरुकुल नहीं जुड़ा था, नहीं अभी जुड़ा है। कोई भी प्रकार के किसी भी संप्रदाय का कोई नियम यहाँ लागू नहीं होता है। यहाँ जो आयुर्वेद के शाश्वत नियम है, गुरुजी ने जो अपने मस्तिष्क से अपने ये पूरे का पूरा जो मस्तिष्क लगाकर विचार किया है, और वो विचार के आधार पर कुछ नियम बने हैं, तो ये है। तीसरी बात, कोई भी प्रकार का भेदभाव किसी भी तरह का यहाँ नहीं रखते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, और कोई भी प्रकार का हो, वो कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। जो कोई गुरुकुल पे एडमिशन हम नहीं दे पाते हैं कोई कारणवश, तो वो हमसे जुदा नहीं होते,
अपितु उनके बच्चों के लिए हम शिविर का आयोजन करते हैं यहाँ पर। तो बच्चे 13, 14, 15 साल के जो यहाँ बहनें भी है, इसलिए उसको साथ में रखना संभव नहीं हो पाता है जब बड़े बच्चे हो जाते, तो उसके लिए हम अलग से शिविर का आयोजन करते हैं। वो शिविर दीपावली के आसपास होती है, उसमें सबको बुलाते, सबको बुलाकर उसमें से हम कुछ ना कुछ उसको युवा के अनुरूप उसको विचार देते हैं, दिशा देते हैं, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बातों की उसको युवा अवस्थाओं में खास जरूरी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़ने की जो उम्र है वो युवा अवस्था है। तो इस तरह की शिविरें भी हम यहाँ करते हैं। माता पिता को कोई भी प्रश्न हो तो उसके लिए पुस्तक भी गुजराती में है, हिंदी में छप रही है, वैदिक पेरेंटिंग, तो उसमें आपको पेरेंटिंग कैसे करना है वो बताते हैं। उसके कुछ बिंदु, जैसे आपको घर पे गुरुकुल कैसे तैयार करें, तो चाणक्य ने 3-4 सूत्र बताए हैं। उन्होंने बताया है लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक लालन पालन बच्चे का करना है। आगे तो हम वैदिक पेरेंटिंग का वर्ग लेने ही वाले हैं, इसी में ले लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसको समझ में आ जाएगा। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक लालन पालन करना है। तो उसको बहुत डांटना नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। सबसे ज्यादा समय की आवश्यकता 0 से 5 साल तक बच्चे को होती है माता के समय पर्टिकुलर, उस समय माता को सबसे ज्यादा समय बच्चे को देना है, लालयत पंचवर्षाणि का ये अर्थ। फिर क्या बताया, 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष तक अर्थात 5 वर्ष हो गया, वो 15 वर्ष का जब तक हो जाता है तब तक उसका अनुशासन करना है। वो ज्यादातर माता पिता भूल जाते, ज्यादातर माता पिता को सोने देते हैं, उठता है तब उठने देते हैं, भूख लगती है खाने देते हैं, वो कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है मम्मी, तो कोई बात नहीं बेटा सो जा, कोई बात नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। अब वो वीक है आपका, वो बच्चा बिगड़ने की लाइन पर है, उसको खास करके अनुशासन की जरूरत है, तब अनुशासन नहीं करते हैं तो वो दोषी होते हैं माता पिता। तो ये अनुशासन बहुत जरूरी है 6 साल से 10 साल के बच्चों के लिए। इसके लिए ये गुरुकुल पे जाने की उम्र बताइए, क्योंकि माता का प्रेम भी होना चाहिए और पिता का अनुशासन भी होना चाहिए। अकेला अनुशासन होगा तो बच्चा जड़ हो जाएगा, और अकेला प्रेम हो जाएगा तो उसके प्राणमयी कोश का विकास नहीं होगा। वो भी हम आगे देखने वाले, प्राणमयी कोश के विकास के लिए क्या क्या बच्चों के लिए करना है, क्योंकि भारत ने सबसे प्रथम मनुष्य को निर्माण किया। उन्होंने देखा कि एक बहुत उत्तम आत्मा की स्थिति के व्यक्ति कैसी होनी चाहिए, तो केवल वेदों में ये बताया नहीं, जो जो वेदों में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो सारे के सारे प्रात्यक्षिक गुरुकुल में। मैथिली शरण गुप्त ने इसलिए बहुत अच्छा एक काव्य लिखा है, भारत भारती। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हिंदी भाषा जानते हैं, मतलब काव्यात्मक हिंदी भाषा जो जानते हैं, वो अवश्य ये काव्य को पढ़े। हम यहाँ पर उसको पढ़ाते हैं। भारत भारती नाम का एक काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। तो जो राष्ट्रीय स्तर के, आपको पता है सांसद भी रह चुके थे भारत के, और बहुत ही अच्छे कवि थे, बराबर। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो सूत्र मानव जाति के विकसित करने के लिए जो सूत्र निश्चित हुए थे, भारतीय गुरुकुलों में थे प्रथम निश्चित। तो वो भारतीय गुरुकुलों में थे प्रथम निश्चित हुए। तो विभिन्न सूत्र जो मानव जाति के उत्कर्षता को लेकर थे, विकास के थे, वो पहले गुरुकुलों में ही निश्चित हुए थे। तो इसके लिए ये व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अब ये मैं बताता हूँ, 10 साल तक उसका अनुशासन करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो गलत गलत आदतें उस समय लग जाती है। उस समय को कहने वाला चाहिए कोई। तो इसके लिए आप घर पे भी बच्चे बड़े रहते हैं, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, तो उसको आप अनुशासन अवश्य करें। टाइम से उठना, नियम से बैठना, नियम से सब कार्य करना, उसको पढ़ना 3 घंटा रोज, तो ये बहुत आवश्यक होगा उसकी आदतें सुधारने में। यदि आपने वो नहीं किया तो वो फेसबुक में ही रहेगा, बुक को फेस कभी नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि उसको फेसबुक को हटाकर बुक को फेस करना है, तो आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। फिर आता है कि प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरे। 16 साल का जब हो गया बच्चा, बालक युवा हो गया, तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना।
नहीं तो गैप बढ़ता रहेगा। आप समझ गए ना? नहीं तो फिर उस समय पर जो हम उसको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तो पिता के और बालक के बीच में गैप बढ़ता जाए। और आज हम देखते हैं कि वो गैप के कारण ही पिता के पास खुलकर कोई बालक या युवा नहीं बैठ सकता है, नहीं बता सकता है अपनी बातें। उसका मेन कारण ये है कि हम साइकोलॉजी को नहीं जानते हैं। आज हमारी कुटुंब व्यवस्था टूट गई क्योंकि हम मनोविज्ञान को हमने जाना नहीं, चाणक्य के अर्थशास्त्र को जाना नहीं। और पुनः परिवार व्यवस्था को खड़ा करना है, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा मनोविज्ञान का अभ्यास, हमारा व्यवहार का अभ्यास, हमारी आत्मा के प्रति हमारी एक निष्ठता, व्रत हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मैं माता पिता को भी कहता हूं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई व्रत होना चाहिए। इसके लिए संकल्प होना चाहिए कोई ना कोई कि मैं ये कार्य करूंगा ही, मैं ये कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा। आज माता पिता के जीवन में ही व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, तो बच्चों में कैसे आ सकता है? इसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो चाणक्य ने बताई है कि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत। ये पूरा मनोविज्ञान दे दिया है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का, गृह शिक्षा का। उसको लेकर हम बात करते हैं कि ये बहुत महत्व का है। दूसरी बात बताता हूँ, 3 प्रकार के कैरेक्टर का गुरुजी ने वर्णन, वो बहुत जानने जैसा है। मेरे हमारे पास यहाँ पर शिक्षा में जो पीएचडी है वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि हमने यहाँ से जो जाना है वो बीएड में, एमएड में या पीएचडी तक नहीं जाना है शिक्षा में। उतने शिक्षा के सूत्र गुरुजी ने यहाँ पर लिख कर दिए, केवल लिख कर नहीं दिए हैं, उतना गुरुकुल शिक्षा में पढ़ा कर दिए हैं। जो बीएड एमएड की कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है वो गुरुकुल में हम वो शिक्षा के सूत्र पढ़ाते हैं। जो आयुर्वेद कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है ऐसा आयुर्वेद के सूत्र हम यहाँ पर गुरुकुल पे पढ़ाते हैं। तो खास करके 3 प्रकार की मेंटालिटी, उसमें एक ऐसे मानस वाला, nobody can teach me anything, मुझे कोई व्यक्ति कुछ सिखा ही नहीं सकता है, मुझे सीखना ही नहीं। वो मूर्छा की परम अवस्था है, वो मूर्छा की परम अवस्था कहते हैं जिसको। वो व्यक्ति जड़ बन गया है जो कहीं से कुछ सीखना ही नहीं चाहता। आज हमको देखते हैं सीखने की कितनी आलस है, लिंक हम भेज देते हैं, वहां टच करके केवल ज्वाइन होना पड़ता है। लोग को वो भी पसंद नहीं, वो भी उस समय मनोरंजन करते होते हैं। जो मूर्छा है मनोरंजन नहीं है, वो उतने समय तक हम हमारी समस्या भूल जाते हैं, उतने समय तक हम सब कुछ भूल जाते हैं और आधा घंटा हमारा जीवन का बर्बाद हो जाता है। एक तो हम सोते हैं, उसमें शरीर को आराम मिलता है, और दूसरा हम जब टीवी के सामने या ऐसे कोई भी बैठते हैं तो हमारा टाइम वो खराब होता है, किल होता है वो टाइम, तो वो टाइम किलर है। तो इसके लिए नो वन कैन टीच मी एनीथिंग, नोबडी कैन टीच मी एनीथिंग, ये पहला पर्सनालिटी होता है जो सबसे नीचे है, जो सबसे आत्मघाती व्यक्तित्व है, उसका कोई विकास नहीं। दूसरा ऐसा होता है जो कोई एक को पकड़ लेता है, कोई संप्रदाय को पकड़ लिया, कोई एक को पकड़ लिया, और वो मानता है कि समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, कि कोई एक मुझे सब कुछ सिखा देगा, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही। हम लोग कहते हैं कि वो आप आइए, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो वहां पर जाते हैं तो किसी को यहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब आप एक टेलर के पास जाएंगे और कपड़ा सिएंगे और आप बताएंगे कि नहीं वो शूज भी मुझे टेलर ही सी के देगा, कितना अच्छा कपड़ा सीता है, शूज भी वही देगा। अब तो मैं गर्म कपड़े भी बाहर से नहीं खरीदूंगा, तुमसे ही खरीदूंगा। तो टेलर क्या करेगा बेचारा? आप कहोगे कि मुझे टोपी चाहिए, वो भी आपसे ही लूंगा मैं, अब तो मैंने निश्चित कर दिया है। हाथ के जो सॉक्स चाहिए वो भी मैं आपसे ही लूंगा, बराबर, और सब कुछ आपसे लूंगा। आप चप्पल भी मैं आपसे लूंगा और जोड़े भी, जूते भी आपसे लूंगा। तो जीवन भर हो सकता है कब? आप जीवन भर जूते बिना रह सकेंगे यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, कोई एक व्यक्ति मुझे सब कुछ सिखा देगा, ये दूसरी भ्रांति। वो व्यक्ति जीवन के सत्य से सत्य को नहीं पा सकता है। वो व्यक्ति बहुत कुछ ज्ञान है लेकिन उससे वो अनछुआ रह जाएगा। और तीसरा जो आइडियल पर्सनालिटी कहते हैं कि एवरीथिंग, एवरीवन कैन टीच मी समथिंग, एवरीवन कैन टीच मी समथिंग, कि कोई ना कोई व्यक्ति मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा ही जाएगा। इसके लिए हमारे गुरु हुए, उस
सबसे बड़े गुरु कौन हुए पता है? दत्तात्रेय। वो दत्तात्रेय के भी बहुत सारे गुरु हैं। दत्तात्रेय सबके गुरु, लेकिन दत्तात्रेय के बहुत सारे गुरु। तो दत्तात्रेय के बहुत सारे गुरु कौन है? तो वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, भृगु है, वशिष्ठ है, चरक है, सुश्रुत है, पतंजलि है, या फिर अग्निवेश है, आत्रेय है, पाराशर है, कौन है? तो ये जो उसके गुरु है वो है कौन? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, पतंगा है, कुत्ता है, गणिका है, बालक है, ऐसे गुरु है 24। क्यों? उन्होंने ये सीख लिया, एवरीवन कैन टीच मी समथिंग। ये दृष्टि आ गई उसमें से। पेड़ पौधों के पास से सीखा जा सकता है, पक्षियों के पास से सीखा जा सकता है, पूरी प्रकृति हमको सिखाती है, जो दृष्टि आई तो ये बहुत महत्व का है। ये दृष्टि हमारी बने, ये गुरुकुल से हम सिखाते हैं कि बच्चों को ये सिखाते हैं कि ज्ञान ग्रहण करें। अनेक मार्गों से हमारे पास आती है, अच्छी बातें सीखनी है जीवन के विकास के। जीवन केवल ब्रेड पर, रोटी पर नहीं चलता है। एक दो प्रॉपर्टी लेकर आप जीवन को नहीं जी सकते हैं, वो तो बहुत सामान्य बात है। हम उसी के पीछे पड़ गए हैं, रोटी और प्रॉपर्टी पीछे। तो वो जीवन के विकास के जो सूत्र है वो हमको जानने, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने होंगे। तो ये बहुत आवश्यक होगा कि हम जीवन विकास के सूत्र हम उसको सिखाए, हम जाने, हम उसका प्रायोगिक इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं, प्रयोग करें और हम खुद सीखे। और ये अनमूल्य अवसर आया है कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हम कर पाए, जो हम आज की सदी को सबसे बड़ा कोई यदि उपहार दे सकते हैं, सबसे बड़ी कोई भी कार्य सबसे बड़ा कर सकते हैं, तो ये है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को बचाना, बालकों के संस्कार के जो सूत्र है उसको बचा लेना। नहीं तो केवल ना केवल हम बाहर आंदोलन करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन हमारे जो संस्कार के सूत्र है, जो मूल के सूत्र है, और वो यदि नहीं रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक रहेगा कि हम लोग इसके ऊपर कार्य करें, संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। आज तक कार्य हुआ है, लेकिन कैसा? कोई कर रहा है तो हम केवल उसको कहते हैं अच्छा कर रहा है, बस वो करता जाए, वो अच्छा कर रहा है। हाँ, कोई सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? कोई सेशन का बताया है कि कहीं से मैसेज आया है कि कुछ हुआ है? तो कुछ ऐसा नहीं है ना? चल रहा है ना? बराबर चल रहा है ना? हाँ, बराबर चल रहा है। हाँ, नहीं, उनको निकाल दिए थे, उनको निकाल दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे जो ये सूत्र है मैंने बताया चाणक्य के, उसको हम अभी से ही एक एक को समझते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूसरा, ये इस पे जो कार्य हुआ वो त्रुटक हुआ। गुरुजी ने उसका कंपाइलेशन किया और एक संकल्प लिया कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को मुझे खड़ी कर, और वो इस तरह से खड़ी करनी है, वैचारिक रूप से खड़ी कर। क्योंकि गुरुकुल चलाने वाले भी गुरुजी ने बहुत लोगों को मिले वो कि गुरुकुल चलाते हैं। गुरुजी ने पूछा उसको, क्या आपका ध्येय है, क्या लक्ष्य है? नहीं, बस कुछ लक्ष्य नहीं है, कुछ ध्येय नहीं है। 15 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या किया? बोले मैं कमाया, जीवन भर कमाया, इतने पैसे कमाया, तो थोड़ा लगा दूं, बस विचार आया थोड़ा लगा दूं, इसके लिए गुरुजी ने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन ये शिष्यों में से कौन गुरुकुल करेगा, आगे कौन ले जाएगा? वो बोले वो कुछ सोचा। तो ऐसे कार्य हुए हैं जहां पर व्यक्तियों ने पैसे लगाए, अच्छा कार्य भी किया, लेकिन उसके पीछे जो वैचारिक भूमिका होती है वो वैचारिक भूमिका तैयार नहीं थी। और कोई भी कार्य यदि वैचारिक भूमिका बिना का होगा तो वो कितने ही लाखों लोग मिल जाए तो नहीं होगा, वैचारिक भूमिका वाला कार्य हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, आप पता है आपको, गुरुजी हमेशा उसकी बात करते थे। कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद के जनक माने जाते थे, वो समाज में गरीब को नहीं देखना चाहते थे, गरीबी नहीं रहनी चाहिए, गरीब नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो वो कम्युनिज्म लाए, आपको पता है उसकी स्मशान यात्रा निकल गई। जीवन भर वो विचार कहते रहे, अपने विचार को बांटते रहे, कार्यकर्ता को खड़ा करते रहे। जैसे अभी राजेश्वर जी कहते हैं ना, उस तरह से गुरुजी बार बार उदाहरण देते थे। रात भर जगकर वो कार्यकर्ता को मिलने जाते, तब तो कोई मोबाइल था नहीं, तो मिलने जाते, तैयार करते, उसको समझाते, विचार का महत्व समझाते।
उसकी स्मशान यात्रा में 23 लोग थे, 23 लोग उसकी स्मशान यात्रा में थे। आज एक राजनेता की यात्रा निकले ना, ललिता उसकी निकली थी अभी हमारी जयललिता की, पूरा का पूरा बंद करना पड़ा, 10 रोड बंद हो गए, पता है ना आपको। और लोग दर्शन के लिए, क्योंकि प्रजा ही इतनी मूर्छित है कि वो एक हीरोइन आ गई, कोई हीरो आ गया, जीवन का हीरो नहीं, 3 घंटे वाला हीरो जो पिक्चर में दिखाई देता है, वो असल तो विलन है, लेकिन 3 घंटे तक वो हीरो बनता है पिक्चर में, तो लोग पागल हो जाते हैं उसको देखने के, और फिर तृप्त हो जाते हैं उसका छोटा कपड़ा देखकर, उसके थोड़ा वो खुला हुआ बटन देखकर। और ये बहुत ही नामोशी भरा चित्र है भारत का, कि आज भारत का शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि युवा को ये पता नहीं है कि कोई हीरो आ जाए, ऊपर बटन खुला है और यहाँ पर मसल्स वाला, तो वो हमारा आदर्श कभी नहीं हो सकता है। और इसको जो युवा पीढ़ी आदर्श मानती है, वो शिक्षा किससे कितनी लेगी वो हमको पता है, वो व्यभिचार बढ़े नहीं वाला है, पूरा का पूरा पतन होने ही वाला है। तो गुरुजी ये बताते थे 23 लोग वहां आए, लेकिन 23 लोग ऐसे आए, आप देखिए 23 लोग ऐसे आ गए कि 3-3 संकल्प लेकर पूरा का पूरा जीवन देने का उसी समय 13 लोगों ने संकल्प कर दिया कि आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा। वो स्मशान यात्रा से सीधा निकल गए, चारों ओर फैल गए। इसलिए कम्युनिज्म आप देखो, एक भी देश अछूता नहीं रहा है। भारत में भी आज कितना कम्युनिज्म है, आज आप देखेंगे तो और कंट्रीज में तो चाइना पूरा का पूरा कम्युनिज्म पर चलता है। आप देखेंगे वर्ल्ड की आप बात देखेंगे तो कितने ऊपर कम्युनिज्म का विचार छा गया है। क्यों छा गया? वो 13 लोगों के कारण। 13 लोग घर पे नहीं गए, बाद स्मशान यात्रा से सीधा निकल गए, घर पे अब नहीं जाना है, अब इस विचार को धरातल पर ले जाना है। आज गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को 1 घंटा देना हो तो हम कह के कर थक जाते हैं, एक व्यक्ति फोन पर नहीं आता है, तो हमको दुख होता है कि इस हम जो कर रहे हैं उसका फल भारत में तो मिलने वाला है ना। भारत का व्यक्ति इतना गिर गया है आज, जो कोई भी काम ही नहीं करना चाहता है, कुछ अपना प्रदान ही नहीं करना चाहता है। तो बालकों को खास ये हमको सिखाना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये शिक्षा लेनी है, वो कर्तव्य समझ कर लेनी है। आजीविका की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि वो अवश्य ही वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी आजीविका की व्यवस्था, इतने उद्योग सिखाएंगे, इतना बनाना सिखाएंगे, अनेक जगह से हम उसकी मान्यता लेंगे, NIOS बोर्ड से, जहां से हो सकता है वहां से। लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि गुरुकुल भिखारी बनाने के लिए हम उसको ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि चलो भाई ठीक है भगवान करेगा, ऐसा नहीं छोड़ देंगे उसको। उसके पीछे कुछ विचार है, इसके पीछे कुछ संकल्प है हमारा, इसके पीछे दाव लगाया है हमने। आप ये समझते हैं कि बच्चों का दाव आपने लगाया है, तो आप गुरुकुल के ऊपर अपने बच्चों का दाव लगाकर बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि केवल आपने दाव नहीं लगाया है, आपके सालों पहले हमने दाव लगाया है, और आपसे बहुत कठिन दाव लगाया है। आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सहज सुलभ है, आपको जितना आसान यहाँ आना सुलभ है, हमको उस समय गुरुकुल जाना आसान नहीं था, सुलभ नहीं था। वो दाव हमने लगाया है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने करोड़ों कमा लिए हो और बाद में रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी हो और बाद में मैंने गुरुकुल किया हो स्टाफ रखकर। ऐसा गुरुकुल संस्कृति आर्य गुरुकुलम नहीं है कि बैंक बैलेंस पड़ा हो तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। मुझे रोज का कमाना है, रोज का खाना है, मुझे रोज बच्चों को पढ़ाना है, लाइफ उसके साथ रहना है। जो आपका संघर्ष है वही संघर्ष में मैं हूँ। क्या आप गुरुकुल में आएंगे, और बहुत लोग तो ऐसा बताते थे कि दूसरे गुरुकुल में जाते हैं तो थोड़ी देर पेरिस में आ गए, ऐसा दर्शन। अहमदाबाद में 5-7 ऐसे यूनिवर्सिटी जैसे गुरुकुल बने, नाम गुरुकुल है, तो वहां पर जाते ही पेरिस का दर्शन। इतने वो मतलब बड़े बड़े होज और ऐसे फवारे और पानी गिरता है और ऊपर क्या नजारा है। यदि आपको ऐसा गुरुकुल है और ये गुरुकुल यदि आप इसको मानते, तो हमको लगता है कि बहुत हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वशिष्ठ के आश्रम में से कोई फवारे नहीं थे, नहीं सांदीपनी के ऋषि में थे, नहीं वहां कोई स्टाफ था। वो एक झोपड़ी थी वहां पर, और लकड़े काट के आना था और खुद अपना भोजन बनाना था, खुद अपने बर्तन मांजने थे, और उसमें आनंद था। इसके लिए आनंद का और कोई साधन ढूंढना नहीं पड़ता था कि चलो बच्चों को फिर घुमा कर लाए, तो यहाँ क्या बोरिंग करने के लिए लाए। यदि फ्रेश करने के लिए घूमना पड़े, वो व्यक्ति ही घुमक्कड़ है।
उसको काम में इतना आनंद आना चाहिए कि वो स्वयं अपना काम ही आनंद का स्रोत हो जाए, काम ही उपासना बन जाए। हम कहीं नहीं घूमने जाते, अष्टमी हो, सप्तमी हो, जन्माष्टमी हो, दीपावली का दूसरा दिन हो, बच्चों को पढ़ाना है, वो हमारा उपासना है। वो उसी से जो आनंद आता है ना, वो हम स्विट्जरलैंड जाकर जाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो ये आप इतना संकल्प करिए कि आप बच्चों को घर पे अच्छे संस्कार देंगे। अवश्य हमको देना है, अच्छे स्थानों से जोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम से ही जोड़े, अनेक गुरुकुल है, अनेक अच्छे स्थान है। आपको ये स्थान अच्छा लगे, यहाँ गुरुकुल से जोड़िए बच्चों को, और उसके पीछे जो कुछ करना पड़े वो करिए। उसमें बिल्कुल घाटा नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मैं बताता हूँ। और आपके कोई भी कार्य का, मैं ये जो गुरुकुल का कार्य कर रहा हूँ, सप्तमे स्तर पर, मन के पहले स्तर पर नहीं, सप्तमे स्तर पर भी मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। यदि होता ना तो मैं यहाँ अकाउंट डिटेल पहले लग देता गुरुकुल करने से पहले, और बता देता गुरुकुल नहीं चल रहा है, आप कुछ सहयोग करें। आज तक एक भी बात, एक भी जगह, एक भी स्थान पर शिविर में हमने कभी भी किसी को भी ये नहीं बताया है कि आप कुछ करें। कभी भी ये वृत्ति ही नहीं है हमारे पास, और ऐसा करना ही नहीं है। सप्तम स्तर पर कोई भी अपेक्षा नहीं है ये करने की, क्योंकि ये जो इससे मिलने वाला है ना, आत्मा से लेकर मन से लेकर विकास, वो आप एक बार थोड़ा चिंतन कर देंगे ना, आपको लगेगा कि इतनी बड़ी व्यवस्था के हम यदि सहभागी हो सकते हैं, हम यदि उसके साथ यदि कुछ कर सकते हैं काम, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई हो ही नहीं सकता है। आप छोटी विचारधारा से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, गुरुकुल को सच्चे रूप से समझेंगे यदि आप, कि ये केवल भिखमंगे तैयार करने वाला नहीं है, ये धार्मिक शिक्षा वाला केवल एक छोटा सा समुदाय तैयार करने वाले नहीं है, ये मांग मांग कर संस्था चलाना है, और इसके लिए गुरुकुल के बच्चों का उपयोग करना है मांगने के लिए, इसके लिए ये संस्था नहीं है। ये जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे भारत में हमको खड़ी करनी है, और वो खड़ी तभी होगी, मैं फिर से याद करता हूँ, कोई कल गुरुकुल कर दे तो नहीं खड़ी होगी। उसकी जितनी वैचारिक स्पष्टता होगी गुरुकुल के बारे में, अप टू एंड उसको स्पष्टता होनी चाहिए कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का इतिहास क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, उसके लिए क्या नियम होने चाहिए। गुरुकुल के पढ़ने आते थे बच्चे या बेटियां, गुरुकुल साथ था तो क्यों था, अलग था तो क्यों था, उसके लिए क्या नियम थे, गुरु कब पढ़ाते थे, कितने विषय पढ़ाए जाते थे, कितने विषय कितनी देर तक पढ़ाए जाते थे, गुरुकुल का आर्थिक स्वावलंबन कैसा था, आर्थिक आय का क्या स्रोत था, माता पिता क्या अपेक्षा रख सकते हैं गुरुकुल से, क्या अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, ये भी बहुत काम की चीज है। तो ये सारे का सारा विचार गुरुजी ने किया है, एक जो पॉइंट नहीं छोड़ा है, ये पॉइंट पर हमको पता ना हो। हमको पूरा पता है कि स्टैंडर्ड सिस्टम, मैं कॉलेज एजुकेशन लाया, गुरुकुल में नहीं था, गुरुकुल में कितने वर्ष तक प्रवेश था, अच्छा, और उसका क्या परिणाम, वो मैं बताता कि उसका परिणाम पूरे समाज पर आएगा, पूरे परिवार व्यवस्था पर आएगा। ये इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा वैचारिक कार्य है, और हमारे पंच कोशों का विकास होगा। जैसे आप ये भावना से कार्य करेंगे कि मुझे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को या कोई भी व्यवस्था को अच्छी करने के लिए कार्य करना है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ होकर आप कार्य करेंगे, आप देखेंगे आपका मनोमय कोश का कितना विकास होगा। आप जो विचार दूसरों को नहीं आते हैं वो आपको आने लगे। आज आप देखेंगे कि गीता खोलना केवल 15 मिनट का ही काम होता है, लेकिन वो विचार आने में पूरा जीवन चला, 60 साल तक विचार ही नहीं आता है कि मैं कुछ पढ़ूं। इसके लिए आपका मनोमय कोश का विकास होगा, विचार आते जाएंगे, आपके विज्ञानमय कोश का विचार होगा तो सर्जनात्मकता आती जाएगी। तो ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को आप समझे। पुनः हम अगली बार आएंगे, तब ये पूरा का पूरा हम विचार करेंगे इसके ऊपर, चाणक्य के सूत्र के बारे में बात करेंगे। आप घर पर बालकों को क्या पढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी मैं हर बुधवार को एक आपको टिप्स दूंगा, जैसे अभी बताई, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत। तो अवश्य ही अपने जीवन में एक संकल्प ले कि हम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को, हमारा पूरा का पूरा ये प्लान है कि गुरुकुल, क्योंकि गुरुजी को, जब गुरुजी गुरुकुल में पढ़ते थे और वो पढ़ते पढ़ते ही आधे में गुरुकुल बंद हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने गुरुजी के गुरु को मारा, गुरुजी को भी मारा एक थप्पड़, तो गुरुजी को यहाँ लग गई। वो 2 पैसे वाले
व्यक्ति ने गुरुजी को मार दिया। वाराणसी में की घटना है, गुरुजी ने अपने जीवन में वो घटना बहुत लोगों को कही है। हमने अभी गुरुजी का जीवन चरित्र छापते हैं तो वो घटना लिखने भी वाले हैं, वो अंग्रेज अधिकारी के नाम के साथ सब कुछ छापने वाले हैं। उन्होंने मार दिया क्योंकि वो राज था और गुरुकुल शिक्षा को इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत उसको बंद कर दिया था, इलीगली घोषित कर दिया था जिसको। वो चोट यहाँ पर लग गई और गुरुजी ने संकल्प ले लिया कि मैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को भारत में पुनः गली गली पर स्थापित कर दूंगा। ये एक गुरुकुल सेंटर में रहेगा संस्कृत आर्य गुरुकुलम, बाकी इसके अनेक जगह पर मैं ये विचार को फैला दूंगा। और उतनी दृढ़ता उनमें थी कि उन्होंने लाखों लोगों तक, उनको पता था ये लाखों लोग आज नहीं मानेंगे, मैं ऐसे शिष्यों को तैयार करूंगा, वो ऐसे शिष्यों को तैयार करेंगे कि वो लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो समय आया नहीं था, वो उन्होंने जान लिया कि अभी ये शिक्षा व्यवस्था के विचार को समझने वाले बहुत कम लोग, तो उन्होंने वो कम लोगों को काम करना शुरू कर दिया। तो आज आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा तो थोड़ा प्रचार हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है और हमको अच्छे से अच्छे लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं। तो हम उसका संकल्प पूरा करेंगे कि पूरा कोर्स तैयार कर मटेरियल तैयार करके एक भी विचार पंचकोश के आधार पर जो होगा वो छूट न जाए। और गुरुकुल पे आप एक बार देखेंगे कि वैचारिक स्पष्टता इसलिए गुरुकुल की हो, मेरे कारण नहीं है, मैंने ये नहीं सोचा है, ये गुरुजी के कारण है। वो कोई और है ब्रह्मा, मैं तो चलाने वाला व्यक्ति, सोच तो किसी और ने लिया है। आपको तो मैं दिखता हूं इसके लिए लगता है मेहुल भाई का विचार, ये मेरा विचार नहीं है, ये गुरुजी का विचार है। उन्होंने सालों बैठकर अध्ययन किया, सालों बैठकर विचार किया है, इसके लिए विचार की गहराई आ गई। इसके लिए पंचकोश का विचार करके हम आगे इस कार्य को ले जाएंगे और पूरा गांव खड़ा होगा, पूरे के पूरी परिवार व्यवस्था खड़ी होगी। इस तरह का ये विचार दृढ़तम विचार है। तो हमारे जो युवा पीढ़ी को हम कुछ भी आदर्श दे सकते हैं ना, तो ये व्यवस्था के विचार दीजिए। आपका बेटा उसमें कुछ छूटेगा नहीं, वो चिंता मत करिए, वो सन्यासी बन जाएगा, वो बिल्कुल वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। वो हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। यदि आपके पास रहा तो वो ताकत नहीं है स्कूलों में कि वो स्कूल उसको मातृदेवो भव पितृदेवो भव पढ़ा सके। तो इसको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उसको स्टोरी कहनी है, किस तरह से उसको कथा कथन कहना है, उसकी बात मैं अगले बार करने वाला हूँ। अगली बार का जो विषय है हमारा अगले बुधवार का, वो गुरुजी के कथा कथन के ऊपर आधारित है। वो आप अवश्य पढ़िएगा। तो गुरुजी कहानियां के बारे में बताते थे कि एक पेरेंट्स को 100 कहानियां कम से कम आनी चाहिए, तो वो अपने बच्चों को सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही लक्ष्य और सही ध्येय दे पाएगा। तो इसके लिए अगला सेशन हमारा जो है वो गुरुजी कहते थे कि घर पे गुरुकुल कैसे करें, अपने घर पे कुटुंब गुरुकुल का जो व्यवस्था दी गुरुजी ने, जिसको वैदिक पेरेंटिंग भी कहते हैं, उसको दूसरी परिभाषा में कुटुंब गुरुकुल कहते हैं, परिवार गुरुकुल कहते हैं। तो परिवार गुरुकुलम की जो व्यवस्था गुरुजी ने दी है, उससे पूरा का पूरा परिवार एक हो सकता है। वो वास्तव में सही अर्थ में जॉइंट फैमिली हो सकता है। वो ऐसे बहुत सारे जो फैमिली गुरुजी ने प्रत्यक्ष दिखा दिए थे। स्त्रियों की शिक्षा इतनी उत्तम तरीके से दी थी कि आज 2 लोगों की रसोई बनानी हो ना स्त्री को, तो आपको पता है आप बिंदास आज घर पे ले नहीं जा सकते 2 मित्रों को पत्नी की परमिशन बिना। और वो भी आप कांपते कांपते फोन करते हैं कि यार 2 मित्र आ गए, थोड़ा थोड़ा रख देना, थोड़ा ज्यादा, या तो मैं तो बोल देती है कि एक काम करो, मैं यहाँ पर पूरी बना देती हूँ, आप श्रीखंड और सब्जी डेयरी से ले आओ। तो आप भी बोलते हैं मित्र को कि चलो ना अब श्रीखंड और सब्जी डेयरी से केवल पूरी बना देना। क्यों? क्योंकि रसोई बनाना वो कंटाले का विषय हो गया, उसको महत्व नहीं समझा कि रसोई बनाना क्यों है, तो मजदूरी लगने लगी और उसमें उसको इन्फरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा कि ये लघुता ग्रंथि है कि मुझे रसोई बनानी पड़े तो मैं छोटी हूँ। इसीलिए गुरुजी ने जो स्त्रियों को तैयार किया है, 5 या 25 मेहमान भी आ जाए तो उसको भाव से प्रेम से वो खिलाए, ये विचार की ताकत है। और इसको हम समझेंगे उदाहरणों से कि क्या उसकी असर आई है, बहनों में क्या परिवर्तन आया है गुरुकुल शिक्षा से। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये कोई पैसे से आ जाएगी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी ला पाएगी, या तो बड़े होज वाले जो गुरुकुल है वो ले आ पाएंगे,
या तो ऐसी कमरे जहां पर बहुत लाइब्रेरी बड़ी बड़ी है, जहां रामायण की प्रतें रखी है, महाभारत रखी है, वो ये काम कर सकेंगे। ये विचार का कार्य है, इसमें चेतना वाला पुरुष चाहिए, चैतन्य चाहिए इसमें। तो ये हम अवश्य करेंगे। अगली बार का सेशन आप अवश्य ज्वाइन करें। गुरुकुल शिक्षा परिवार गुरुकुलम के बारे में है, कुटुंब में हम क्या विचार दे सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, संस्कृति आर्य गुरुकुलम के जो किसी को रह गए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, वो कल संपर्क कर ले अमित भाई का जल्द से जल्द, तो उसके बारे में उनसे पूछ ले, विचार कर ले। अगली बार हम परिवार कुटुंब गुरुकुल का क्या महत्व है, परिवार गुरुकुलम क्यों चाहिए, वो पहली सीढ़ी है गुरुकुलम की, जो परिवार गुरुकुलम है, तो इसके ऊपर हम अगला सेशन लेंगे। परिवार गुरुकुलम की क्या महत्ता है, कुटुंब शिक्षा की क्या महत्ता है, गृह शिक्षा की क्या महत्ता है। तो अगली बार हम आएंगे और आगे का विचार करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी आपको कुछ कहना है राजेश्वर जी, तो आप बता सकते हैं जी। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है राजेश्वर जी? राजेश्वर जी, हेलो। हाँ आचार्य जी हो आचार्य जी, ठीक है। हाँ, आपको कुछ कहना है तो आप ओके कह सकते हैं। ओके ओके। कल हमारा सेशन है संस्कृत का, और फ्राइडे जो है आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। थर्ड वेव के लिए आचार्य जी जो है स्पेशल सेशन करने वाले हैं, तो आप सब लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है, आपको परिवार को, आपका मित्रों को, आपका जो है पूरा गांव को, शहर को, सबको जो है बचा सके, जो आयुर्वेद का शरण लेके। तो प्लीज आप जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए। अभी कुछ 2 लोग जुड़ के बहुत ये गंदा कमेंट्स जो है कर रहे थे, लेकिन मुझे मुझे इससे दुख नहीं लगता है, क्योंकि समाज में बुरे लोग क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा दुख नहीं लगता है। लेकिन जब अच्छे लोग जो है अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करने से, उससे 1000 गुना दुख लगता है। क्योंकि ग्रुप में 1600 लोग हैं, तो 200 लोग जुड़ने से जितना दुख लगता है ना, जो 2 लोग आके जो ऐसे गंदा कमेंट्स लिखने से मुझे दुख नहीं लगता है। समाज में बुरे लोग हैं, उनका जो है उनका संस्कार ही ऐसा है, तो उनको क्या ब्लेम करें हम लोग। तो वाल्मीकि शिकारी है बोल के ब्लेम करने का नहीं ना। वाल्मीकि का जीवन में नारद मुनि आने से वो संत बनेंगे। ऐसे ही जितना भी कुसंस्कारी हो, ये सेशंस में जुड़ने से उनका संस्कार आ जाएगी। तो पावर ऑफ एसोसिएशन है, तो प्लीज आप जुड़िए, पार्टिसिपेंट बनिए और मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। फ्राइडे का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, ताकि पूरा भारत को हम लोग बचाना है इससे, जो जो पैंडेमिक है इससे बचाना है। प्लीज आप जुड़ जाइए। और कल हम लोग संस्कृत का सेशन से जुड़ रहे। प्लीज आप पार्टिसिपेंट बनिए। आप आपसे हम लोग एक ही घंटा पूछ रहे हैं, 1 घंटा सुनिए डेली, और लेना ही है ना, तो उतना ही कीजिए। बाकी सब काम हम लोग कर लेंगे आचार्य जी, हम लोग मिलके बाकी सब काम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। गुरुजी, कुछ हाँ शिवप्रसाद। एक्चुअली 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछ ऐसा सकते करेंगे हैं। अभी। वेरी हाँ, वेरी पूछ गुड वेरी सकते गुड। हैं, बोलिए बोलिए। हाँ कौशिक जी। हाँ, हाँ आप उसको अनम्यूट करिए जी। हाँ क्या बोलिए। कर दिया है सर। मुझे थोड़ा हिंदी थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं आता है, फिर भी कुछ कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये गुरुकुल का करने में कौन सा भाषा का उपयोग करना है? अच्छा, कौन सी भाषा का उपयोग करना है, अर्थात कौन सा मीडियम होना चाहिए गुरुकुल? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए अभी मैं भी इससे बहुत समर्थ हूँ कि गुरुकुल का विद्याभ्यास हमारा, जो ब्रिटिश लोगों ने आके वही बोला था, पहले चर्चिल जो आया था वही बोला था, इनका भाषा को निकाल दो, हमारा भाषा में उनको पढ़ती पढ़ाओ ताकि हम उनको कंट्रोल कर सके। वो बोल के ही इधर आए थे। बट वो खत्म करके अभी हम लोग अंग्रेज का स्टाइल का पढ़ाई सिखाते हैं। मैं भी उसी का शिकार हूँ। तो थोड़ा उससे निकल के और उसका बराबरी भी करना है मुझे, उससे भी ज्यादा और ज्यादा भी जानना है। प्रश्न क्या नहीं, क्वेश्चन मेरा प्रश्न है, ये गुरुकुल कौन सा
अभी देखिए जो हम लोग आदत से मजबूर अंग्रेज नहीं, में बात वो करते ठीक हैं, है, लोकल समझ गया। लैंग्वेज प्रश्न में। प्रश्न मतलब क्वेश्चन क्या, वो समझ गए। अभी आप हम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ। हाँ ठीक है। आप जो प्रश्न मतलब मीडियम कौन सा होना चाहिए गुरुकुल का, मीडियम ये? लैंग्वेज कौन सा होना वो चाहिए? मीडियम मतलब वही कि वो हाँ कौन सा करेक्ट लैंग्वेज में गुरु। अब करेक्ट। देखिए, हाँ गुरुकुल जो है उसका एक आप पहले तो प्रयोजन समझ लीजिए। उसका काम है भारतीय शिक्षा मूल्य का उसको वृद्धि करना, वो मुख्य प्रयोजन है। साथ में हम लोग जो दूसरा दूसरा जोड़ेंगे उसमें, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी कुछ जोड़ेंगे, वो हमेशा गौण रहेगा। आप समझ सकते हैं ना। वो स्कूल में और गुरुकुल में ये बहुत बड़ा अंतर है। स्कूल में कभी कल गीता भी रख देंगे, वेद भी रख देंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? वो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे होंगे। वो भी पढ़ रहे हैं, एक गीता भी है, 8वां क्लास गीता का भी है। वो पढ़ाने वाला कौन है गीता? जो टीचर तो वही रहेगा ना, जो दूसरा हाँ भी पढ़ा रहा है वही हाँ गीता पढ़ाएगा। गुरुकुल पे ऐसा होता है कि जो मुख्य है वो भारतीय मूल्यों का संवर्धन है, उसको संस्कार, तो उसके लिए विद्या चाहिए। तो विद्या क्या है? तो के वेद उपनिषद गीता वो जीवन लक्ष्य विद्या है। तो वो उसको आना चाहिए। वो उसको आना चाहिए तो वो किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में है। तो ठीक है सर। मीडियम संस्कृति होना चाहिए। तो हम्म। संस्कृत मीडियम है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी भाषा यहाँ नहीं सिखाई जाए। समझ गए ना? ठीक हिंदी है सर। है, इंग्लिश है, और हम्म भाषा तो सिखाई जाती है, लेकिन हम्म, मीडियम है वो इंग्लिश है, वो मीडियम है वो संस्कृत है। ठीक है जी। या जी। और कोई? हाँ, और कोई है तो बताइए, कोई प्रश्न किसी को है तो। मनसुख भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, मनसुख भाई का एक्चुअली पानीग्राही जी। पाणी हाँ ग्रही। हाँ मेहुल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके आर्य गुरुकुलम से जी जुड़ा हुआ, मतलब आपको मैं, आप जब से यूट्यूब में है तब से मैं आपको जी जी जी। प्रश्न पूछे जी। आप प्रश्न प्रश्न पूछिए। हाँ, आवाज सही से नहीं आ रहा है जी, पानीग्राही जी। आप लिख कर भेज दीजिए भैया। दूसरा दूसरा क्या मौके से दूसरा 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 बात है। दूसरे लोग बताए। अंजलि अंजलि शाह जी। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मैं बोल रही थी, अभी आपने जो गुरुकुल के बारे में बताया, मेरा बेटा अभी 6 साल का है और हम लोग कलकत्ते से हैं सर। तो अगर मैं चाहूँ तो उसका वहाँ किस प्रकार से हो सकता है? एक मिनट। आपका बेटा 6 साल का है, 2 साल की देर है उसको। 8 साल से यहाँ प्रवेश होता है। तब अच्छा। तक क्या करना है वो हम वैदिक पेरेंटिंग के विषय पर लेंगे। समझ गए हम्म, ना? तो जी। वैदिक पेरेंटिंग का आप अटेंड करिए। 6 से 8 साल के बच्चों को आप क्या सिखा सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी जी सर, जी। और एक बात पूछनी थी मुझे। तो हाँ वहाँ के बच्चों को, ये जो गुरुकुलम है ये गुजरात में है ना सर, अगर मैं सही हूँ तो? वो 2 साल की देर है, इसलिए तब तक तो हम चर्चा, तब तक कलकत्ता में ही हो जाएगा। राजेश्वर जी बोल रहे हैं आप आशा रखिए। समझ गए ना? तब तक कलकत्ते में हो जाएगा। अभी 2 साल की देर है, तो ठीक है हाँ, जी। परीक्षित जोशी जी। हाँ, परीक्षित जोशी। जैसा आचार्य जी ने भी बताया, मैं इंदौर से परीक्षित बोल रहा था, परीक्षित जोशी इंदौर से। मेरा जी। प्रश्न ये था कि अभी जैसे आचार्य जी ने बताया कि एक पेरेंट्स को कम से कम 100 कहानियां पता होनी चाहिए, तो मेरा ये प्रश्न था कि वो कहानियां लेनी कहाँ से है, मतलब उसका कोई संकलन है क्या उन 100 कहानियों का? क्योंकि अब उन देखिए। को भी एक हाँ, बड़ा मतलब होता है जी। बताइए। मेरा हेलो। ये प्रश्न था कि कहानी कौन सी, 100 कहानियां कौन सी सिलेक्ट करनी है, कहाँ से लेनी है? हाँ, अब देखिए, कहानियों की तो बहुत पुस्तकें हैं। भारतीय कहानियों की तो जैसे श्रवण की है, रामायण की है, महाभारत की। अकेले महाभारत में 400 कहानी आप कह सकते हो। उतनी कहानियां तो केवल महाभारत में है, रामायण में है, और जगह पर है, उपनिषदों में है इतनी कहानियां। तो कहानियां तो बहुत ही है। तो अब उसके लिए आप ये तो पहले कहना शुरू करें आपको जो अच्छी लगती है वो। हम अभी संकलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कार्य है। संस्कृत का है, बालशाला का है, आप समझ सकते हो, सुवर्ण प्राशन का है, गुरुकुल का है। तो हम संकलन कर रहे हैं। जल्द से जल्द आपको वो 100 कहानियों के नाम और 100 कहानियों का कंपाइलेशन एक पुस्तक में मिल जाए कि किस तरह से कहानियां, और जो अप्रसिद्ध ऋषियों की कहानियां हैं जो साइंस से जुड़ी है। बच्चों को कैसी कहानी नहीं कहनी है वो मैं अगली बार बताने वाला हूँ आपको सबको।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करके ये गुरु शिक्षा के ऊपर का आप अवश्य ही अगली बार का सेशन ज्वाइन करें कि कैसी कहानियां न कहे, अंधश्रद्धा वाली कहानियां न कहे, चमत्कार वाली कहानियां न कहे, उससे बालक चमत्कारवादी हो जाता है। तो चमत्कार की कहानियां न कहे, उसको दोरे धागे वाली कहानियां न कहे कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया, उसको वेरजेर वाली कहानियां न कहे, उसको उत्तम कहानी कहे। तो इसका हम कंपाइलेशन उत्तम कहानियों का कर रहे हैं परीक्षित जी। तो जल्द से जल्द वो हो जाएगी तो हम आपको भेज देंगे। तब तक आपको जो अच्छी लगती है उसके हम नियम बता देंगे, उसको देखकर आप खुद कहानी तैयार कर सकते हैं। आप समझ गए ना? हेलो, यस आचार्य जी, उनका हो खुद गया। बना नेक्स्ट सकते हैं कहानी जी। अरुण मिश्रा जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर स्कूल भी खोला जाए आचार्य जी, और उसमें एक गुरुकुलम शिक्षा ही पूरा स्टार्ट किया जाए और NIOS बोर्ड से एफिलिएटेड किया जाए तो ये और अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आचार्य जी मैं भी बहुत इसमें रिसर्च कर रहा था, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, वो स्कूल में गुरुकुलम में नहीं भेजना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि उससे क्या बेनिफिट होगा। मतलब मेरे से बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा, तो मैं लोगों को तो वो आप तैयारी कीजिए भैया। हेलो, हाँ वो आप तैयारी कीजिए उसको समझाने की। हेलो, वो हमारे पक्ष का दोष है ना, वो हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो वो पक्ष का दोष हमारा है। उससे आप स्कूल करेंगे तो वो प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो तो आपने क्या किया कि वो लोग मांगते थे वो दिया। बच्चा आपको पास मांगेगा कि वो मुझे पापा चॉकलेट देनी है, या तो फिर मुझे वो चाहिए, या तो फिर वो कहते, तो आप क्या काम करते हैं? आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उसको समझाते हैं कि भाई ये, या बच्चा कहता है, मानो बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो माता पिता तो क्या करते हैं, आप माता पिता है, मानो आप सामान्य माता पिता है, बच्चा स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है कि मुझे तो बस इधर ही मजा आता है, मुझे ये खिलौने से खेलने का ही मजा आता है, मुझे जाना ही नहीं है स्कूल पे। तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो, आप ये नहीं कहते हो कि नहीं बच्चा चाहता ही नहीं है स्कूल जाने का। एक भी मैंने माता पिता ऐसा नहीं मिला, मैं कर्नाटक से, महाराष्ट्र से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, कलकत्ता से लेकर गुजरात तक सब जगह घूमा हूँ गुरुजी के साथ। मुझे एक भी माता पिता ऐसा नहीं मिला कि उसने ऐसा बताया हो कि बच्चे की उम्र हो गई, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए हमने स्कूल नहीं भेजा। वो यही, हाँ, हर एक व्यक्ति बताता है कि स्कूल में जाते वक्त रोता है, लेकिन रोता है तो भी स्कूल में भेजते हैं। वो क्या करते हैं, खिलौने ले आते हैं, चॉकलेट ले आते हैं, बिस्किट ले आते हैं, और कुछ ले आते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि ये लो ये लो ये लो, जाना तो स्कूल पर है, ये पक्की बात। अब ये संकल्प जब माता पिता का है तो बच्चा स्कूल जाता है, हम देख रहे हैं। तो आप पर वो संकल्प की ओर बढ़िए। हमारा ये कहना है कि माता पिता ये मांग रहे हैं कि स्कूल करें, तो आप यदि स्कूल करेंगे तो वो कल आपको कहेंगे यूनिवर्सिटी करें, अब मुझे पेरिस जैसा यूनिवर्सिटी चाहिए। तो आप कहेंगे क्या माता पिता नहीं मान रहे, वो तो अब यूनिवर्सिटी की मांग करें क्योंकि वो देख कर आए, तो आप उसके सपने पूरे करने वाले बन जाएंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? अच्छा। आपको उसके सपने पूरे करने में निमित्त क्यों होना है? वो करे, जिसको स्कूल में जाना है जाए माता पिता, उसकी फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? आप थोड़े उसके सपने पूरे करने वाले व्यक्ति, तब तो आप उसके साधन बन गए अज्ञानी लोगों के। आप इतने संकल्प से बताए कि गुरुकुल के अलावा आपका उद्धार ही नहीं है, और आप ये देख आप क्या करें, आप अपने बच्चे को पहले डालें। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, समझ गए, और वो प्रचार करते हैं कि नहीं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था बेस्ट है। तो लोग सोचते थे यदि बेस्ट होता तो बेस्ट हम कहाँ देखते, कहाँ करते हैं, बेस्ट को कहाँ संयोजन करते हैं, अपने धंधे पर, अपने व्यापार पर, गुरुकुल पे लाते हैं, तो बेस्ट है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आपके जैसे लोगों के जितने भी प्रश्न है वो सबके ऐसे है कि माता पिता मान नहीं रहे, तो उसको मानने में देर लगेगी, उतनी धीरज हम रखेंगे। हम क्यों उसको कल मनवा देना चाहते? मानो मैं ऐसा संकल्प करूं कि 1000 लोग नहीं आते हैं ना, मेरा कोई मान नहीं रहा है, राजेश्वर जी के कर थक गए हैं, अब कोई मानेगा नहीं, अब मैं ये काम करता हूँ, मैं अभी और कुछ फिल्म के गीत बताना चालू करता हूँ, गुरुकुल पे कोई दम नहीं है। तो आप 200 जुड़े, 200 भी नहीं जुड़ेंगे, समझ गए ना? 1000 जुड़ जाएंगे, मेरे से 1000 जुड़ेंगे। कल मैं पिक्चर की बात बताऊं कि चलो कहो ना प्यार है के ऊपर ऋत्विक रोशन की मैं बात करूंगा, या तो फिर अमीषा पटेल की बात करूंगा, मेरी फ्रेंड थी बचपन की। तो मैं ऐसी बातें जब करूंगा तो यूट्यूब पर व्यूअर से व्यूअर आ जाएंगे। आप देखो कि भाई मैंने ऋत्विक से मैं मिला हूँ, उसके 2 फोटो शेयर कर दूंगा, बराबर, क्या कहा वो जानो आप अगले वीडियो में। तो लोगों को लाइन लग जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे काम के नहीं होंगे। वो लाइक भी देंगे, शेयर भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में कोई काम का नहीं होगा उसको।
तो ये संकल्प वाला हमको बनना है। गुरुजी हमेशा बताते थे कि लोग हमको चलाने वाले नहीं है, लोगों को जो लोग अज्ञानी है तो लोग तो आपको कहेंगे स्कूल बनाए, आप स्कूल, वो संप्रदायों से यही भूल हो गई। लोग बड़ी मात्रा में आते थे, वो लोग स्वामी जी को कहते थे, स्वामी जी अभी गुरुकुल नहीं चलने वाला है, अभी स्कूल बनाए तो हम हमारे बच्चे को भेजेंगे। स्वामी जी को लगा कि ये तो मेरा भगत है, चलो ठीक है स्कूल बना देते हैं, उसको संस्कार मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और वो आदमी ज्यादा बात करता है, जिसको गुरुकुल पे नहीं भेजना है वो कहता है कि इसके संस्कार भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगी। तो हम लोगों को हा फूल खिल जाते, संस्कार की बात करता है ओह। तो हम कहते कि चलो स्कूल बना दी, टीचर रख दिए, अब क्या गुरुकुल? वो बोले हफ्ते में एक बार कर लेंगे, शनिवार को एक क्लास कर देंगे, और सूर्य नमस्कार सुबह करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं अभी, 21 जून को योग दिवस है, उसकी एक बार फंक्शन कर देंगे, 15वीं अगस्त आएगी फंक्शन करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों से गुरुकुल होगा नहीं। तो हम ये प्लान करें कि गुरुकुल ही बनाना है, स्कूल चाहिए ही नहीं हमको। बाद में देखे ओके आचार्य जी। संजय जी जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। तो अभी जानकारी मिली थी आपसे दीपावली के समय वो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। तो इस दीपावली के ऊपर प्रशिक्षण आयोजन है, मैं आपको 2 महीने पहले बता दूंगा। बच्चों के लिए 13 से ऊपर के बच्चों के लिए शिविर है, माता पिता के लिए भी शिविर है, ये सारी चर्चाएं होगी, तो इसमें आप अवश्य आइए। जी हाँ, वही जानकारी चाहिए। तो वो फिर कब जानकारी? ये राजेश्वर जी के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही डेट फिक्स होती है हम आपको बताएंगे, तो आप उस समय अवश्य ही यहाँ पर आए, ठीक है? ओके आचार्य। एमपी सीमा जी कुछ नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। मेरा 12 साल का एक बच्चा है, मैं कर्नाटक से हूँ और मैं उसको गुरुकुल भेजना चाहती हूँ। घर वाले सब ये कर रहे हैं, लेकिन उसका घर वाले ये कर रहे हैं मतलब विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो लेकिन उनका प्रश्न ये है कि पूरा नहीं बता, वो ये कर रहे हैं आपने बताया, तो मैंने कहा कि सपोर्ट नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन घर वालों का प्रश्न ये है कि 7 साल गुरुकुल शिक्षा होने के बाद उसको अगर उसको किसी भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है या डिफेंस में जाना है, कहीं और भी साइंटिस्ट वगैरह बनना है, तो उसका सर्टिफिकेशन वगैरह कैसे होगा, क्या मिलेगा, उसका वैलिडेशन क्या है? वो समझ 12 साल की उम्र तो ज्यादा थोड़ी हो गई है, इसके लिए 7 साल पढ़ने के बाद NIOS में एग्जाम होती है, वो यद्यपि 16 साल में हो जाती है, लेकिन इसको 19 साल में होगी तो थोड़ा लेट होगा। लेकिन इसका जैसे सर्टिफिकेट उसको 10th का 12th का मिलता है, ऐसा NIOS बोर्ड में मिल सकता है। वो आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर, उसके सारे विषय हमारे जैसे है, उसकी हम यहाँ पर पढ़ाई भी, उसकी पैरेलल पढ़ाई उसकी होती है, तो वो हो सकता है। लेकिन वो 12 साल का है ना, तो उसको देर लगे, तो वो 20 साल 22 साल तक तो हो जाएगा उसका 12th होने में ही। तो इसके लिए आप वो सोच ले, यदि 8 साल का होता तो उसको 16 साल में हो जाता, लेकिन 8 का नहीं 12 का है, तो वो आपको जो दूसरे लड़कों से 2-3 वर्ष लेट होगा उसको, यदि वो कहीं पर भी जाना चाहता है तो। लेकिन उसका फायदा भी एक तरफ है। तो ये आपको पसंद करना है कि आप किस लाइन पर रहते हैं, किस व्यवस्था पर। और मैं तो कहता हूं कि पहले उनको केवल एक बार शिविर में भेजिए, 12 साल का है तो केवल एक बार शिविर में भेज कर देखिए, फिर उसको क्या बनना है वो फिर आप थोड़ा विचार करें, सोचे। उसको तो बनना है ना, उसको तो जाना है ना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में वगैरह में। हेलो बेन जी, आचार्य म्यूट हो गया उनका। हाँ, तो उसको यदि जाना है तो आप उसको एक बार शिविर कराइए, ताकि आपको पता चले कि बालक क्या चाहता है, किस तरफ से भेजना है। तो हम मार्गदर्शन भी करते हैं कि भाई ये वहां जाने के लिए योग्य है तो आप वहां पढ़ाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहीं पर लेते हैं, हम उसको प्रॉपर मार्गदर्शन देते हैं। जी ओम नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, मेरा प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सो ऐसी बात हो गई, पूरा रामायण पूरी हो गई तो आपने पूछा कि अच्छा वो सीता का हरण हो गया, हिरण की तो सीता कभी हुई नहीं, मतलब तो मैं अल्पबुद्धि पहले बताया नहीं, शुरुआत में मैंने एक मैं केवल मजाक कर रहा हूँ। क्या है
कि शिक्षा का उद्देश्य भारतीय दृष्टि से देखे तो पंचकोश का विकास करना। एक वाक्य में केवल अपना पंचकोश है, उसका विकास करने के लिए जो आयाम है वो सारे आयामों को शिक्षा नाम दिया जाता है। वो उपनिषद में भी यही बताया। तो अब डिटेल है वो हम अगली बार उसकी देखने वाले हैं। इसके लिए अगले बुधवार को डिटेल देंगे कि क्या शिक्षा का लक्ष्य। ठीक है जी, ओके आगे नेक्स्ट महेंद्र नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते गुरुजी मेरा प्रश्न है, गुरुकुल के बारे में कुछ सिखाने के लिए पुस्तक मिलता है क्या? हाँ, आपको जानने के लिए पुस्तक है तो आप जान सकते हो। उसमें से गुरुकुल शिक्षा ऐसा करके एक पुस्तक है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम से ही छपी है वो, तो आप मंगवा सकते हैं। उसमें गुरुकुल शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पूरा मतलब इतिहास से लेकर पद्धतियों से लेकर उसका महत्व क्या है वो सब कुछ लिखा है उसमें जी। रेणुका जी। नमस्ते गुरुजी। मेरा क्वेश्चन था, आप बोल रहे थे ना शिविर के बारे में, तो शिविर के लिए कुछ क्राइटेरिया रहेगा क्या बच्चों को जाने के लिए? क्या है? ऐसा कुछ नहीं, वो 12 साल की बड़ा हो, मतलब या 12 साल का या 12 से बड़ा हो तो वो आ सकता है। अपना काम खुद करता हो तो वो 5 दिन की 10 दिन की शिविर होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट हो सकता है। उससे उसके जीवन में क्या क्या करना है, क्या बनना है, वो सारा कुछ हम काउंसलिंग करके उसको मार्गदर्शन देते हैं। साथ में पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स का भी मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए कुछ अलग सेशंस होते हैं। तो पूरी जानकारी शिविर की हम रखेंगे, आप एक बार उसको शिविर में लेकर आइए। मेरा बेटा 10 साल का है, इसकी वजह से पूछ रही थी। कोई बात नहीं, आप उसको लेकर आ सकते हैं, मतलब बराबर। आप फॉर्म भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद हम आपको मार्गदर्शन दे देंगे। ठीक है। और गुरुजी पुणे में है क्या कुछ शिविर वगैरह लगेगा क्या, वो तो बता सकते? वो आप जुड़े रहिए, मैं आपको इसी या राजेश्वर जी के व्हाट्सएप पर है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो पूरी शिविर हमारी पुणे में होती है, मुंबई में होती है, तो आपको मैसेज आते जाए। मैं आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा। मेडिटेशन करते तो उस लिंक में था गुरुकुल के बारे में बताएंगे करके, तो इसके लिए ज्वाइन किया था गुरुजी। नहीं अच्छा किया आपने। तो संस्कृति गुरुकुलम.com वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर भी आप नंबर ले सकते हैं। राजेश्वर जी भी अभी नंबर दे देंगे तो ज्वाइन हो जाइए। लिंक भेजेंगे तो मतलब ग्रुप का लिंक भेजेंगे तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। बस ग्रुप का जो लिंक राजेश्वर जी भेज देंगे। ठीक है गुरु, धन्यवाद गुरु। ठीक। मनीष जी। हाँ, अरे नमस्ते। मैं पूछ रहा था कि उसके अपने गुरुकुल के जो अध्यापन रहता है या फिर स्कूल रहता है, उसको एफिलिएशन है, और अगर अपने को चालू करना है तो उसके नॉर्म्स क्या रहेंगे? देखिए, पहले तो आपको चालू करना है, अभी तो वो नहीं कर सकते हैं हमारी दृष्टि से। पहले इसको समझने का स्तर होता है, उसको समझने के बाद आप उसको किस तरह से चालू करेंगे वो हम पूरा मार्गदर्शन आपको देंगे। आपको करना है तो हम पूरा मार्गदर्शन देंगे, उस तरह से आप करिए। तो क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था करेंगे, किस तरह से हम करेंगे, वो सब कुछ। एफिलिएशन हम नहीं देते हैं, वो NIOS बोर्ड है, उसमें ही बालकों को या युवाओं को, जो भी आपके स्टूडेंट है, उसको परीक्षा देनी होती है। वो सीधा आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें हम बीच में नहीं रहते हैं। वो जरूरत। आचार्य जी आप अनम्यूट हो गया। म्यूट समझाते हैं। हेलो। तो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था समझाते हैं। उसकी शिविर में आप आइए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था शिविर 3 दिन की होती है, दीपावली पर होती है। तब तक आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करिए, तो आपको बहुत सारी माहिती मिलती जाएगी। उसके बाद ही आप गुरुकुल करें। पहले वो सब समझ ले, उसके बाद आप गुरुकुल करें। हमारी ये एक सुझाव है हमारा जी। आशा वसोया जी। जी आशा वसोया। हाँ ठीक ठीक। आप लिख कर भेजिए। आपको 7 साल के बाद आ रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, आप बोल रहे थे कि मेरा बेटा अभी 6 साल का है तो मुझे उधर भेजना है, तो अभी क्या करूं मैं? अभी तो मैं बता रहा हूँ, अगले सेशन आपके लिए उसको तैयारी। वैदिक पेरेंटिंग, आप गुजराती है तो वैदिक पेरेंटिंग गुजराती में छप गई है, वो पुस्तक पूरी पढ़ लीजिए। वैदिक पेरेंटिंग पुस्तक है, तो आप गुजराती है तो आप गुजराती में पढ़ लीजिए। हिंदी में हो रही है तो पढ़ लीजिए। उसमें बहुत कुछ दिया है कि आपको घर पे क्या क्या करना है, और अगले सेशन में भी वो बताने वाला। हाँ
सचू ठीक है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मुझे पूछना था, मैंने अभी संस्कृति आर्य गुरुकुलम में सर्च किया तो उसमें मंत्र औषधि स्वर्ण प्राशन बुक, ये बच्चों के लिए है, ये क्या चीजें समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, वो आप है ना पर्सनल व्हाट्सएप का मेरा नंबर लिख लीजिए, उससे बुक भी भेजूंगा और सारी माहिती उसमें आएगी। वो बच्चों के लिए एक प्राशन है जो इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है, वो पूरे भारत में मिलता है। तो आप एक अमित भाई का या मेरा नंबर लिख लीजिए, कल उससे मैं आपको पूरा डेटा दे दूंगा उसके बारे में। वेबसाइट पर भी है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के बारे में, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं। नंबर आप देखिए अभी आ गया होगा कमेंट में, तो वो आप लिख लीजिए। गुरुजी मैंने आपसे बात की थी, मैं मेडिसिन चाह रही थी, मेरे पास है आपका नंबर। मेरा कल नाम 3 से सच्चू 5 है। बजे तक, कल 3 से 5, रोज 3 से 5 बजे तक, ठीक है? ओके, जी। आगे प्राची जी, आनंद मिश्रा जी, प्राची जोशी, सचू जी, सुरेंद्र सिंह जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बताइए। હું ગુજરાતી છું. તમે વૈદિક પેરેન્ટિંગની બુકની બારેમાં કીધું, એ ક્યાં મળે? एनो नंबर हूँ आप ही दઉં છું હમણાં, उसका नंबर मैं दे देता हूँ। वो बुक्स कहाँ मिलती है, वो 63524 वाला नंबर आप राजेश्वर जी देंगे तो अच्छा रहेगा। आप ग्रुप में है बहन जी? ग्रुप में है बहन जी, ग्रुप में है बहन जी आप? नहीं, आई हैव जॉइंड फर्स्ट टाइम टुडे। होम स्कूलिंग करती हूँ मेरे 3 बच्चों को। अच्छा, तो कहाँ पर से बोल रहे हैं आप बहन? बॉम्बे, ठीक मुंबई है, से तो बोल रही हूँ। मुंबई से ना, आपको તમને એ મોકલી દે છે હમણાં राजेश्वर जी, उनको 63 वाला नंबर भेज दीजिए। ग्रुप लिंक भेजा हूँ आचार्य जी, ग्रुप में अभी ग्रुप लिंक भेजे है तो ग्रुप में ज्वाइन हो ग्रुप में जाइए, जुड़ उसमें से जाइए। आपको नंबर दे देंगे। ओके, श्योर, थैंक यू। ग्रुप में जुड़ जाइए, रस में रहेंगे। सुरेंद्र सिंह जी। हेलो। हेलो। हाँ, आपका प्रश्न पूछे जी। जी आनंद मिश्रा जी। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, एक्चुअली जो मेरा प्रश्न है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा एक्चुअली प्रश्न है गुरुकुल शिक्षा से संबंधित, कि गुरुकुल शिक्षा मैकाले के अगर पहले की अगर हम बात करें तो गुरुकुल शिक्षा ही हर तरफ व्याप्त थी, राइट? और उस समय ऐसा था कि अगर हम चाहे वो महाभारत के समय की बात करें, कौरव पांडवों को लें, या उनसे पहले की अगर हम बात करें, रामायण काल की बात करें, तो हम देखते हैं रावण और राम 2 ग्रुप थे। और ये जितने भी, मतलब मेरा कहने का मतलब, मैंने 2 एग्जाम्पल सिर्फ लिए हैं, लेकिन उस समय भी गुरुकुल शिक्षा व्याप्ति थी और सभी लोग गुरुकुल से ही पढ़े हुए थे, चाहे वो कौरव हो, चाहे वो पांडव हो, चाहे वो रावण के मतलब उस जमाने के लोग हों, चाहे राम की बात करें, ये भी गुरुकुल के से ही पढ़ के आए थे। तो कहने का मतलब, जब हम गुरुकुल शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि गुरुकुल में सब कुछ सारे संस्कार दिए जाते हैं और सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, और बच्चे जो है गुरुकुल शिक्षा से जो निकले हुए हैं, ऐसा मानना है, जो गुरुकुल शिक्षा से जो पढ़े हैं और निकले हैं, वो समाज में आके कुछ न कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वो नियर एंड डियर वंस के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन बशर्ते हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वहाँ कौरव भी पढ़ के निकले थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, और रावण के जो थे उस समय में लोग, वो भी राम के समय में थे, वो भी राक्षस प्रवृत्ति के थे। इवन जयद्रथ हो, पता नहीं कितने कितने, सबके सब पढ़ के निकले हैं, ये सब गुरुकुल शिक्षा से ही निकले हैं। तो अगर गुरुकुल शिक्षा से लोग, अगर मतलब हम इस बात को कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि जो हम गुरुकुल शिक्षा में जो हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो डेफिनेटली समाज में कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, और उनके अंदर जिन संस्कारों को हम भरना चाहते हैं, उन्हीं संस्कारों को लेके वो समाज को एक नई दिशा, नई दृष्टि देंगे, ना कि जयद्रथ, ना कि वो कौरव की सेना जैसे लोग बनेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ? समझिए। पहले तो आप ये समझिए, ये बहुत लोग ये प्रश्न लगभग लोगों का होता है, लगभग। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एकदम बौद्धिक प्रश्न है ये, लोगों को ये प्रश्न होता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो गुरुकुल शिक्षा की ऊंचाई, बराबर,
एक ऊंचाई होती है, एक मध्यस्थ होते और एक होता है वो बिल्कुल गड्ढे का दृश्य होता है, जो गिर गई हो उसका दृश्य होता है। आपका मार्केट भी ऐसा होता है। कोरोना में गया और हम लोग पहले बताते थे कि मेरे दुकान का व्यापार 5,000 का था, 10,000 का था, 15,000 का था। आप कोरोना के काल पर आ गए और आपने देखा यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है, अभी तो पूरा का पूरा खाली ही है पूरी दुकान है। ये क्या बात कर रहा था, 10,000 की दुकान पे व्यापार था 15,000। लेकिन आप ये भूल गए। वो किस टाइम पर आप आए? आप वो ढलते टाइम पर आए, कोरोना के टाइम पर आए, लॉकडाउन के टाइम पर आए, तो आपको ये दिखाई दिया। तो आप बात मानेंगे ही नहीं कि ये दुकान पे 20,000 का व्यापार हो सकता है कभी, क्योंकि आपने दुकान पे वो सीजन नहीं देखी, आपने लॉकडाउन का टाइम देखा। महाभारत का काल वो लॉकडाउन का टाइम है गुरु शिक्षा की दृष्टि से, वो सीजन का टाइम नहीं है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक तरह से पैसे देकर खरीद लेता है पढ़ाने के लिए। आपको पता है, वो द्रोणाचार्य को एक राजा उसको ऑफर देता है और ऑफर को स्वीकार कर लेता है। वो आज के जमाने के तरह है, वो वशिष्ठ की तरह नहीं। तो आपको ये समझना है कि महाभारत का काल जो है उसमें गुरुकुल शिक्षा गिर चुकी थी, पर बहुत सारी विकृतियां उसमें आ चुकी थी। गुरुकुल शिक्षा थी वहां पर, लेकिन विकृतियां बहुत आ चुकी थी। तो वो विकृतियों के कारण कुछ गुरुकुल शिक्षा का ओरिजिन नहीं हुआ। और आप ज्यादा से ज्यादा मतलब ये काल की ही बात करेंगे, आप रामायण के काल की बात करेंगे तो रावण के गुरुकुल का तो वर्णन मिलता नहीं है कि कोई गुरुकुल में पढ़ा हो। वो व्यक्ति ही ऐसा नहीं था कि वो किसी के पास पढ़ सके, एकदम अपवाद रूप था और उसका प्रभाव आने से कुछ गलतियां हुई। लेकिन आप कौरवों के काल की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि उसमें विकृतियां आ गई थी, तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आदर्श नहीं थी तब। तो वो आदर्श काल आप मत मानिए। और जो अवतार मानते हैं उसके पक्ष में मैं कहता हूँ कि जो हम भगवान के अवतार मानते हैं वो तभी आते हैं जब ऐसी परिस्थितियां होती है। वो आदर्श काल कभी नहीं होता है। आप जब भी पढ़ेंगे कोई इतिहास का ग्रंथ, तो इतिहास, भारतीय इतिहास का ये सर्वप्रथम नियम है कि अवतार जब समय पर होता है वो समय कभी आदर्श नहीं होता है। यदि आदर्श होता तो उसको आने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में ये सारी बातें आ गई है कि वो जो आप कह रहे हैं वो हम उसकी ऊंचाई तो मान ही नहीं रहे। उस समय कहाँ गुरुकुल शिक्षा की ऊंचाई थी? उस समय तो गुरुकुल शिक्षा में विकृतियां आई, वो काल था। तो इसके लिए वो पूरा विचार करें कि गुरुकुल शिक्षा पे विकृतियां आई, उसके कारण ऐसा हुआ। वो विकृतियां नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि द्रोणाचार्य का ही एक इंसिडेंस नहीं बनता तो कौरव इतने प्रबल नहीं हो पाते। कौरव रहते लेकिन प्रबल नहीं होते। दुर्जन बहुत कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, दुर्जन की प्रबलता बहुत नुकसान करती। दुर्जन अकेला कुछ नहीं कर पाता है यदि वो प्रबल न हो, लेकिन वो जब प्रबल हो जाता है तब उसका नुकसान होता है। और ये गुरुकुल शिक्षा में उसका बहुत चिंतन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं गुरुकुल शिक्षा से कुछ होता नहीं है, तो उससे बहुत कुछ संभव होता है और वो हुआ भी है। वो तो कुछ विकृतियों के कारण कभी ऐसे बन जाते हैं, तो इसके कारण वहां आचार्य का अभाव हो गया। इसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आदर्श नहीं थी, सही रूप में आचार्य वहां थे नहीं, और वो हम यहाँ ला जी। तो ये था। और भी बहुत प्राचीन उदाहरण है, कभी हम उसके ऊपर व्याख्यान लेंगे गुरुकुल शिक्षा के इतिहास के ऊपर, तो मैं ये सारे एक एक उदाहरण देता जाऊंगा। आपने तो केवल 2 दिए हैं, लेकिन उससे प्राचीन काल में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी है, उसका भी मैं उदाहरण देकर उसमें जी। नीतीश जी। हेलो जी। गुरु जी प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से नीतीश बोल रहा हूँ। गुरु जी मेरे 2 प्रश्न थे। पहला कि ये गुरुकुल पद्धति से शिक्षा जो है, क्या ये बालिकाएं गर्ल्स के लिए भी पॉसिबल है? हाँ, और एक पहला प्रश्न जी। जी गुरु जी। दूसरा और दूसरा प्रश्न गुरु जी कि अगर मुझे चिकित्सा और स्वर्ण से रिलेटेड अगर आपसे परामर्श करना हो तो मैं किस माध्यम और कैसे कर सकता हूँ? कल से 3 से 5 बजे फोन करिए मुझे, तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा ये बात। क्या दूसरे प्रश्न का जवाब कि चिकित्सा और स्वर्ण प्राशन के बारे में क्या कर सकते हैं, ये 3 किस से फोन 5 नंबर बजे पे बात करना है करेंगे। गुरु जी? मेरे पास फोन राजेश्वर राव जी भेज आप देंगे। ग्रुप में, नीतीश जी आप ग्रुप में है ना से मैं अभी सब ग्रुप में जा ओके। पहले प्रश्न का जवाब जी। पहले प्रश्न का जवाब जो सबको उपयोगी है। बहुत लोग आज भी ऐसा मानते हैं
कि बहनों को तो कोई शिक्षा थी नहीं। बहनों को क्या आना चाहिए? रसोई आनी चाहिए। बहनों को क्या आना चाहिए? तो बस लोगों का आग का वक्त आनी चाहिए कि चलो अच्छा है, अच्छा आओ आओ बैठो बैठो पानी में, और घर का काम आना चाहिए, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बस। यदि ऐसा होता तो कभी भी पुरुष उतना आगे नहीं जा पाता, क्योंकि गर्भ संस्कार का जो पूरा कंसेप्ट है वो स्त्री के अधीन है। स्त्री पढ़ेगी नहीं तो पुरुष उसके अंदर पे गर्भ में कैसे शिक्षा दी जाएगी? और आप देखिए महाभारत में द्रौपदी कृष्ण के साथ शास्त्रार्थ कर रही है, संस्कृत में पूरा का पूरा वो तत्व ज्ञान समझा रही है, सीता राम से चर्चा कर रही है राज्य शास्त्र के बारे में। तो ये सभी स्त्री को पढ़े बिना ज्ञान आ गया है? नहीं। तो इसके लिए स्त्रियों के गुरुकुल थे, समय के हिसाब से थे, अलग अलग उस समय रखे जाते थे। स्त्रियों की जो पढ़ाने वाली थी उसको आचार्या कहते थे। दो शब्द आचार्याणी और आचार्या थे। आचार्याणी आचार्य की पत्नी को कहते थे, और आचार्य जो आचार्य स्वयं पढ़ाती थी उसको आचार्या कहते थे। तो यही बताती है कि स्त्रियों के भी प्रतिनिधि रूप में केवल पढ़ती नहीं थी, वो पढ़ाती भी थी। इसके लिए बालिकाओं के गुरुकुल होने ही चाहिए। थोड़ी लंबी सोच करेंगे तो, नहीं तो पुरुषों के गुरुकुल कभी चल नहीं पाएंगे। क्यों? मैं एक उदाहरण बताता हूँ और पूरा करता हूँ आज का सेशन। देखिए, पुरुष पढ़ लिया, गुरुकुल में बच्चा पढ़ा, अब वो जब निकलेगा गुरुकुल से, हम क्यों ये कह रहे हैं उसके पीछे बहुत सूक्ष्म विचार है, वो आप समझिए। हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बता रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वो तो हम एक एडवर्टाइज दे देंगे तो व्यूज ऐसे ही आ जाएंगे 2-5 हजार खरीदे हुए, इसलिए नहीं बता रहे हैं। उसके पीछे सूक्ष्म कारण है। क्या है? बच्चा पढ़ कर गया गुरुकुल, अब उसको लड़की पढ़ी नहीं है, तो कभी भी जो स्त्री पढ़ी नहीं है वो पुरुष का कभी भी कौतुक नहीं कर सकती है, वो कभी भी एप्रिसिएशन नहीं कर सकती। तो क्या होगा? लड़के सब पढ़ेंगे, लड़कियां कुछ पढ़ेगी नहीं। अब क्या होगा कि लड़का बोलेगा कि शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो लड़का बोलेगा इसको गुरुकुल में डालना है बच्चे को, लड़की बोलेगी कि नहीं स्कूल में डालना है, इंग्लिश मीडियम में डालना है। वो संघर्ष आएगा। अब वो बच्चा कदाचित मानो जोर जबरदस्ती आपने गुरुकुल में डाल भी दिया, तो भी माता का जो रूप है, माता का जो दायित्व है वो नहीं निभा पाएगी पत्नी। तो वो भी इस तरह की हो, समान मस्तु हो मनः, मन समान हो, इसके लिए उसको भी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का बचपन से ही महत्व समझाना है, खास करके लड़कियों को, क्योंकि लड़की के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पीढ़ी की तैयार करने की है। तो सबसे पहले लड़कियों के गुरुकुल होने चाहिए, बाद में लड़के के होने चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बहनों की है, स्त्री की है, लड़कियों की है। इसके लिए हमारा पक्ष तो ये है कि लड़कों के तो हो न हो, लड़कियों के गुरुकुल, स्त्री के गुरुकुल होने ही चाहिए, ताकि वो यहाँ पर अपने जीवन की शिक्षा ले सके और आगे की पीढ़ी को तैयार कर सके। तो अवश्य होना चाहिए, और बहुत ही आप उसके विचार विमर्श कर लीजिए कि ये बात सत्य है। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरे दो प्रश्न हैं राजीव जी। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे दो प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है, आपने कहा आज गुरुदेव द्रोणाचार्य ने पैसे से गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया था, ये कह रहे हैं आप। तो असल में व्यवस्था क्या थी? आज भी अगर कोई गुरुकुल खोलेगा तो आचार्य को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना? ये एक बात अलग होती है। देखिए, उसमें आप द्रोणाचार्य का पूरा वही मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। पैसा जीवन के लिए जरूरी है वो अलग बात है, लेकिन द्रोणाचार्य ने वहां पर समझौता किया है। जैसे कोई एक गुरुकुल पे द्रोणाचार्य के पिताजी पढ़ाते थे, वहां पर आपको पता है ना, वो तो सब कुछ कहानी। द्रोणाचार्य के पिताजी भी वहां पर पढ़ाते थे, वहां पर विद्यार्थी आते थे। तो द्रोणाचार्य जब पढ़ाते थे, उसका जब अपमान हुआ आपको पता है, उसमें समाज भी बड़ा कारण है। उसकी मैं पूरी कहानी एक बार महाभारत की लूंगा तो उस समय की सामाजिक स्थिति को पता लगेगा। तो पैसा चाहिए वो, लेकिन उसके ऊपर कुछ नियम होते हैं। वो कहीं से भी, कैसा भी, किसी भी तरह का चाहिए ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए द्रोणाचार्य जो उनकी स्थिति हुई, उसके बेटे ने जो दूध मांगा उसमें पानी के भरकर उसके पत्नी ने दे दिया, इसको बहुत हर्ट हो गया। उसमें समाज की बहुत ही गंभीर भूल थी, लेकिन जो भी हुआ, तो एक बार
वो वहां पर शरणागत हो गए कि चलो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा। वो अफसोस द्रोणाचार्य को जीवन भर रहा है। वो आपने कभी पढ़ा? वो समझौता किया है, वो खुद आनंद से नहीं गए वहां पढ़ाने के लिए। वो वहां पर उसने जो भी पढ़ाया ना, तो बात बात पर उसको दुख होता था। वो आप महाभारत में भी देख सकते हैं, दुर्योधन के व्यवहार से देख सकते हैं, दोनों के व्यवहार के बीच में, कि द्रोणाचार्य मात्र और मात्र जरूरत के हिसाब से ही वहां पर गए थे। उसको कोई उत्साह नहीं था कौरवों को पढ़ाने का, और कोई कारण नहीं था, मात्र कुटुंब परिवार चलाने के लिए गए थे। वो एक स्टेप नीचे उतरे थे, वो मैं बता रहा हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है उसके बारे में बात करने की। अब दूसरा मैं बात बताता हूँ, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज न करते हुए जो परिस्थिति आए उसको स्वीकार कर लेना, तो वो होता है। इसके लिए ये नहीं है कि वो पैसा लेते थे इसलिए गलत थे, और कोई पैसा न ले तो महान हो जाएगा, ऐसी कोई बात पैसे की है ही नहीं। वो तो एक बहुत सामान्य चीज है कि वो तो एक जीवन चलाने का साधन है। लेकिन अपने जो आदर्शों को गौण करके कुछ करना, वो होता है नीचे उतर। और अपने आदर्शों को ऐसे ही, अभी थोड़ी देर पहले भैया ने बात की कि स्कूल करेंगे तो क्या होगा, तो यदि हम स्कूल करेंगे तो अपने आदर्शों को हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गौण कर देंगे। ये हम बात बता रहे हैं। कोई स्कूल कर देंगे तो हमारा विरोधी थोड़ा हो जाएगा, उसको भी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सूक्ष्मता आप समझिए विचार की, कि आदर्शों को गौण न किए हुए कुछ करना, अपने आदर्श वहीं पर रहेंगे, किसी भी हालत में उससे हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसमें लाभ होता हो या कितनी भी बड़ी हानि उठानी पड़ती हो। मैं ये पक्ष रखना चाहता हूँ जो द्रोणाचार्य ने अपने जीवन के बारे में रखा है, खुद अपने लिए महाभारत में उन्होंने ये बताया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये द्रोणाचार्य ने खुद बताया है महाभारत में। वेदव्यास ने खुद द्रोणाचार्य के बारे में बताया है कि ऐसा ऐसा है। तो ये मैं आपको बात करता हूँ जी। तो महत्व जो है आदर्श का है, वृत्ति देना और लेना गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, वो गौणी है। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई पैसा लेता है उतने मात्र से वो कोई हल्का हो जाता है, और कोई छोड़ देता है उसके मात्र से वो महान हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये तो हर एक कार्य पहले भी ऐसे वृत्ति दी और ली जाती थी, इसका मतलब गुरुकुलों में? हाँ अवश्य, पहले भी वृत्ति दी जाती थी, ली जाती थी। 2-3 प्रकार थे गुरुकुल के। वो चलाने के लिए संसाधन कितने हैं, उसकी कितनी वृत्ति है, वो क्या पढ़ाते हैं, वो बहुत कुछ देखा जाता था। उसके बाद ये होता था। कोई ऐसा नहीं है कि वृत्ति नहीं ली जाती थी। अच्छा, कंपलसरी वो नहीं थी। मतलब वृत्ति लेने का और देने का एक ये मतलब होता है। आदर्श शिक्षा व्यवस्था ये होती है, पैसे के बिना, किसी के पास पैसा नहीं है और उसकी शिक्षा यदि रुक जाए तो वो समाज के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा कलंक होता है। आप समझ सकते हो। ये शिक्षा, पैसे के बिना किसी की भी शिक्षा अटकनी नहीं चाहिए, वो मूल सिद्धांत है। बराबर है। वो चाहे वो ले न ले, तो गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद है, नहीं दे सकता है, उसके लिए तो डेफिनेटली गुरुकुल पे पूरी व्यवस्था थी। उसके सिद्धांत में ही है ये कि उसके पास से कुछ लिया नहीं जाता था वो बच्चों के लिए। लेकिन जो आदर्श, जो कुछ दे सकते थे, समर्थ थे, वो खुद देते थे, क्योंकि समाज उस स्तर का था तो वो देते ही थे। वो गुरुकुल पे व्यवस्था थी। हर एक पूर्णिमा के दिन उसकी एक मीटिंग होती थी, उसका आयोजन होता था। उसके लिए प्रतिगृह शब्द होता था जो गुरुकुल का आचार्य लेता है, उसमें से उसको प्रभु का भाग कितना निकालना है धर्म के लिए, उसका वर्णन आया है कि गुरुकुल का आचार्य जो प्रतिग्रह करता है, वो कुछ व्यक्ति उसके पास से पैसे दे जाते हैं, उसको धर्म का 8वां भाग निकालना है। कृषि करता है, उसको 20वां भाग निकालना है। व्यापार करता है, उसको 4था भाग निकालना है। ये पूरी अर्थव्यवस्था में ये बताया है। तो इसका बड़ा एक रोल है। ऐसे ये स्थूल बात नहीं है कि कोई पैसा न ले तो वो गुरुकुल शिक्षा है और ले ले तो वो फिर वो कुछ और है। ऐसा नहीं है। जीवन मूल्य का, जीवन शिक्षा का विचार है। अर्थ इसमें निमित्त और साधन है मात्र। गुरुकुल की ये दृष्टि है, हम उसकी दृष्टि को समझेंगे। गुरुकुल पैसा कमाने के लिए डेफिनेटली नहीं, क्योंकि पैसे से बहुत कुछ ऊपर कमाने के लिए है। हम ये नहीं कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए उसकी बुद्धि नहीं है। गुरुकुल ऐसा है कि वो बहुत कुछ ऊपर का कमाना है। पैसा तो स्थूल बात है, वो किसी से भी मिल जाएगा, दुकान करेंगे तो मिल जाएगा। ये बहुत ऊंची बात है जो गुरुकुल से हम प्राप्त कर सकते हैं ना, वो पैसे से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो इसकी बात हम अगली बार और विस्तार से रखेंगे। आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को ये बात होनी चाहिए
कि गुरुकुल का वास्तविक स्वरूप क्या है। केवल ये अन्न क्षेत्र जैसा नहीं है, कि एक मंदिर जैसा नहीं है कि चलो ठीक है चले गए होगा कुछ दे देते, ऐसा नहीं है। इसका एक विचार है, इसकी एक प्रबलता है, इसका एक दर्शन है गुरुकुल का, तो इसके ऊपर हम आगे लेंगे। ठीक है राजेश? ओके आचार्य जी, कल रात को 9 बजे मिल रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।